डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो फर्दर उसका हम गाइड भी करेंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद हैं और ये यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी कर रहे हैं। इनका ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का प्रोसेस इन इवन डिफरेंट कंट्री, इवन चाइना, आई गेस ऑस्ट्रेलिया एंड इवन यूएसए में ऑफ कोर्स आजकल भी पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी मौजूद है। तो आज इनसे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से यूएसए की गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, क्या हाल है, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप कैसे हैं इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, स्टार्ट अवे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो मेनली स्टूडेंट के कंसर्न होते हैं कि यूएसए में एप्लीकेशन अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो साल में कितनी बार एडमिशन अनाउंस होते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ कि मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है और मैंने 2022 में मैं यहाँ पे यूएसए में आया था, सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी कार्बनडेल में एज अ पीएचडी कैंडिडेट। तो लेटर ऑन मैंने वहाँ से अपने क्रेडिट और जो वो ट्रांसफ़र करवा लिए लीहा यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में। तो वहाँ से अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यूएस में एडमिशन जो है वो उसके कितने जो है वो सेशन होते हैं या उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। तो नॉर्मली जो यहाँ पे मेजर इनटेक होती है वो फॉल की होती है, यानी आप समझ लें कि अगर डिपार्टमेंट में 40 जो है वो वैकेंसीज हैं तो उसमें से 38 37 जो हैं वो फॉल में ही एडमिशन होते हैं और रेयर चांसेस होते हैं कि स्प्रिंग में एडमिशन होते हैं, लेकिन स्प्रिंग में भी एडमिशन होते हैं। और इवन कुछ यूनिवर्सिटी में होती है कि ऑन डिमांड बेसिस प्रोफेसर जो हैं वो समर सेमेस्टर में भी स्टूडेंट को उनको ले लेते हैं, लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं। तो मेजर इनटेक जो होती है वो फॉल ही होती है, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम जो आपकी इनटेक होती है और स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि फॉल में स्टूडेंट को एज अ टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी हायर किया किया जा सकता है और इसके अलावा ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पे भी हायर किया जा सकता है। लेकिन जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है उसमें मोस्टली जो प्रोफेसर हायर करते हैं वो स्टूडेंट को एज आरए के तौर पे ही हायर करते हैं। तो ये इनके दो मेजर इनटेक हैं, तो इसलिए जो मेजर फोकस होना चाहिए एज अ फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो वो आपका फॉल इनटेक के लिए होना चाहिए, क्योंकि फॉल में कंपटीशन अगर आपका 10/3 है तो इट्स मीन कि वो स्प्रिंग में इससे भी जो है वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेट्स सपोज कि 20/3 हो जाएगा, 3 सीटें 20 कैंडिडेट्स हैं और फॉल में क्या होगा कि एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट होते हैं, 3 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन स्टिल कंपटीशन इज़ हाई। हाँ, ओके। ओके, अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें कि कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल स्टार्ट में अप्लाई करना चाहता है तो नॉर्मली पीएचडी के लिए अगर लेट्स सपोज अप्लाई करते हैं तो हम मेनली जो है प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं। जैसे चाइना में या किसी मेनली और डिफरेंट कंट्रीज में एक वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सेप्टेंस लेटर। तो क्या यूएसए में भी इस तरह की कोई चीज़ है या डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्दो यूएसए में कंसेप्ट तो यही होता है कि एडमिशन जो है वो सेंट्रल सिस्टम के थ्रू होते हैं, या आप जिसको कहते हैं सेंट्रल एडमिशन सिस्टम। तो एडमिशन जो है वो सेंट्रल सिस्टम के ज़रिए होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के प्रॉपर ग्रेजुएट स्कूल के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो आपकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आप उनकी फंडामेंटल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को ग्रेजुएट स्कूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस होता है और मोस्टली यूनिवर्सिटी भी यही कहते हैं कि यू डोंट नीड टू कॉन्टैक्ट विद एनी प्रोफेसर बिफोर गेटिंग फॉरन एडमिशन। लेकिन इंटरनल बातें ये हैं कि अगर आप एडमिशन से पहले किसी प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं तो ये आपके लिए बड़ा एक जो है एडवांटेज हो सकता है, स्पेशली कि अगर वो प्रोफेसर जो है वो कमेटी मेंबर है, यानी एडमिशन कमेटी के 3 से 4 आमतौर पे 5 फैकल्टी मेंबर जो वो मेंबर होते हैं। आप एक प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं और वो प्रोफेसर जो है वो साथ एक कमेटी मेंबर भी है। तो इट्स मीन इन दैट केस योर चांसेस आर मच मोर हायर कंपैरेटिव टू नॉर्मल कैंडिडेट। तो आमतौर पे यही होता है कि यूएसए में एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप अप्लाई करें सेंट्रल सिस्टम के ज़रिए एंड दैट्स ऑल। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया तो मुझे पता है, उसके मुताबिक मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट को कि आप जनरल पूल के तरीके अप्लाई कर रहे हैं, इट्स ओके, बट स्टिल यू शुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद समवन, मेक अ सम लिंक बिफोर अ फॉर्मल एप्लीकेशन। तो इस तरह
जितने आप प्रोफेसर के साथ आपके अच्छे कांटेक्ट होंगे, प्रोफेसर इंटरेस्टेड है, तो वो आपके चांसेस मैक्सिमम होंगे। अगर आप किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करते हैं और आपको जेनेरिक ईमेल का रिस्पॉन्स होता है, आई इनकरेज यू टू अप्लाई एट आवर स्कूल, so it's mean that is ओके generic response. In that case, professor would select only a candidate who is the best from the pool. So ये सिनेरियो है कि आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये विन विन सिचुएशन है। अगर आप को रिप्लाई करे, इट्स मीन यू आर इन बेटर प्लेस। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं करता तो इट्स मीन के नथिंग नथिंग टू लॉस। तो आप प्रोफेसर से एप्लीकेशन के साथ कांटेक्ट जरूर करें। अगर रिप्लाई आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपने नॉर्मल चैनल के जरिए तो अप्लाई ऑलरेडी कर ही दिया है। ओके। अच्छा, इसमें एक मैं चीज पूछूंगा, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसको फार हम्म। इनटेक भी, तो उसको किस ड्यूरेशन के दौरान स्पेशली प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहिए? स्पेशली एप्लीकेशन जो डेडलाइन होती है, आई गेस वो दिसंबर और जनवरी में मेनली होती हैं। तो इस मामले में मैं आपको बताता चलूँ कि जो फॉल एंड टेक होती है, मोस्टली यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है वो 1 दिसंबर ही होती है। और कुछ यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन होती है वो 15 दिसंबर होती है, और रेयर यूनिवर्सिटी होती है जिनकी डेडलाइन जो 15 दिसंबर के बाद होती है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद इट्स मीन कि आपकी जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी को नैरो डाउन हो जाती है। इट्स मीन कि पहले आप 500 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे, 1 दिसंबर के बाद आप 300 में अप्लाई कर सकते हैं, 15 दिसंबर के बाद आप 200 में कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत नैरो डाउन हो जाती है। इट्स मीन कि कंपटीशन और ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो सबसे पहले प्रायोरिटी डेडलाइन होती है उसमें अप्लाई करें। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ स्कूल का रूल होता है एडमिशन ऑन रोलिंग बेसिंग। तो रोलिंग ओके बेसिस जो होती है उनका मतलब ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो जो पाकिस्तान में कहते हैं कि पहले आए पहले पाएँ। आपकी एप्लीकेशन स्कूल में गई है, आपके एप्लीकेशन को स्क्रीन करेंगे, अगर उनको लगता है कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो आपके एप्लीकेशन का वो डिसीजन वो एप्लीकेशन के साथ ही कर देंगे, वो डेडलाइन का इंतज़ार ही नहीं करेंगे। लेट्स सपोज़ यूनिवर्सिटी कहती है कि एडमिशंस आर कंसीडर्ड ऑन द रोलिंग बेसिस, लेकिन प्रायोरिटी डेडलाइन इज़ 15 दिसंबर। तो इट्स ओके मीन जो 15 से पहले एप्लीकेशन जाएँगी, उनमें से अगर उनको अच्छा कैंडिडेट लगता है तो उसको 15 दिसंबर से पहले उसकी एप्लीकेशन कंसीडर कर ली जाएगी। तो जहाँ पे रोलिंग बेसिस का होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल होता है, तो वहाँ पे आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपके चांस वहाँ पे कंसीडर होने के उतने ही ज़्यादा होंगे। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछूंगा स्टूडेंट की प्रोफाइल के हवाले से कि जैसे मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर इवन किसी स्टूडेंट ने बीएस कंप्लीट किया हुआ है, उसने मास्टर नहीं किया हुआ जिसको हम एमफिल कहते हैं, एमएस कहते हैं, फिर भी डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके हवाले से क्या हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं या कुछ कुछ का केस है? तकरीबन पूरे यूएसए में यही सिस्टम है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो स्पेशली डोमेस्टिक स्टूडेंट जो बैचलर करते हैं और बैचलर के बाद वो डायरेक्ट जो है वो पीएचडी में आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ जिसका मोस्टली स्टूडेंट को वहाँ पे बैठे को पता नहीं होता, कि हम्म। आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अमेरिका में आया हूँ, मेरे मास्टर में पाकिस्तान में अच्छे क्रेडिट आ रहे हैं, और मैं प्रोफेसर को बड़ा जो है कमेटी को कन्विंस करता हूँ कि आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट इन दैट केस के क्या होता है, आपके जो मास्टर के क्रेडिट आर होते हैं वो पाकिस्तान से भी अमेरिका में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट से राब्ता हुआ था, तो उसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर किया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके 30 क्रेडिट आर थे एज़ अ एमफिल कैंडिडेट। उसके ओके प्रोफ़ेसर उसकी प्रोफ़ाइल पसंद आई, क्योंकि उसके मोस्टली जो है वो ए ग्रेड थे उसके, बी ग्रेड भी नहीं थे, ए ग्रेड थे। तो प्रोफ़ेसर ने क्या कहा कि आपके जितने भी एमफिल के क्रेडिट आ रहे हैं, हम उनको हम्म, यहाँ पे बीएडी में कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट ने सिंपली फॉर्म जमा करवाया और उसके 30 क्रेडिट आर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जो है अमेरिका में ट्रांसफ़र हो गए। तो इसका ओके नतीजा ये निकला कि यहाँ पे मास्टर करके आना कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान में अक्सर लोग बात करते हैं कि सीजीपीए डज़न्ट मैटर, ठीक हाँ है? ओके। आप बहुत से लोगों से मिले कि सीजीपीए डज़न्ट मैटर। अब जिस दिन से ये अमेरिका में जीआरई का वेवर हुआ है, उस दिन के बाद उनके पास सबसे जो फ़िल्टर करने का स्टूडेंट को स्टेप है, सबसे अहम स्टेप है, वो आपकी सीजीपीए। अगर आपकी सीजीपीए वो स्कूल वालों के पास 400 एप्लीकेशन है, उन्होंने 400 एप्लीकेशन को उन्होंने उसकी स्क्रीनिंग नहीं करनी। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले फ़िल्टर लगाएँगे सीजीपीए का।
कि हम सीजीपी के बेस पे क्या करते हैं कि 3.5 3.2 की बेस पे इससे ऊपर वाले कैंडिडेट को हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, बाकी सब को जेनेरिक रिस्पांस करें, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन आवर स्कोर, गुड लक विशिंग योर योर फ्यूचर। तो इट्स मीन कि जेनेरिक रिस्पांस ने आपकी एप्लीकेशन ओपन ही नहीं की। तो ओके। वहाँ से अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसके बाद कोई रिसर्च का चांस मिलता है, अपनी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस करें, कोई इंटर्नशिप कर लें। इंटर्नशिप नहीं मिलती तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि बजाय किसी स्कूल कॉलेज में जाएं और 30-35 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये अपने 6 महीने या साल ज़ाया करें, आप किसी इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ से हैंडफुल स्किल आपके पास मिलेंगी। एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको एटलीस्ट आपको पहले नहीं आता तो आपको सोल्यूशन बनाने आ जाएंगे, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेट करने आ जाएंगे, कम से कम उनको चलता देख लेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की चलता ऐसे है। तो ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल में बहुत मैटर करती हैं। प्रोफेसर देखता है कि हाँ भाई स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रिसर्च नहीं कर सकता था, उसने कोई इंटर्नशिप की है, उसने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, इस स्टूडेंट ने कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया या नहीं लिया। अगर इनमें से आप कोई भी नहीं करते तो इट्स जस्ट एक्सक्यूज कि ओके। वी आर फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री, देयर वर फैसिलिटीज वर वेरी रेयर एंड सो ऑन। तो ये जस्ट एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि फैकल्टी मेंबर के पास जब 400 एप्लीकेशन तो उनको पता चल जाता है कि हु इज अ गुड कैंडिडेट। ओके। तो अच्छा, आप यहाँ सी हाँ, इन के शॉर्ट हवाले इस से। बात का मतलब ये हुआ कि आप बीएस के फौरन बाद डायरेक्ट अमेरिका में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत से यहाँ पे लम्स के स्टूडेंट स्पेशली जो बैचलर के बाद ही पीएचडी करने आते हैं, वो मास्टर नहीं करते। ओके। जस्ट अगर मीन वहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी इंडस्ट्री से 6 महीने या 3 महीने 4 महीने लगा के वो एक्सपीरियंस गेन करके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और सीजीपी के हवाले से पूछूंगा। जैसे कुछ और जो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बीएससी थी और एमएससी थी, या कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि एमफिल में मोस्टली स्टूडेंट के अच्छे सीजीपी होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी इवन बात करूं, लेकिन जो एमएससी होती है उसके अंदर समटाइम टफ होता है, सीजीपी इतना अच्छा नहीं आ रहा था कुछ यूनिवर्सिटी में, टफ क्राइटेरिया। तो उसके लिए इज इट वाइज कि जस्ट हम एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट और वही डिग्री मेंशन करें, या एमएससी का भी मेंशन करना लाजमी होता है? जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ये बात डिस्कस की थी कि अमेरिका में जो आपकी पीएचडी से पहले हाईएस्ट डिग्री होती है वो आमतौर पे आपकी बैचलर की डिग्री होती है। अब आपके पास मास्टर भी है और आपके पास बैचलर भी है, तो आपकी जो डिग्री है दूसरे की बैचलर की, उसकी जो आपकी वेटेज होती है उसको ज़्यादा दी जाती है। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो उस टाइम स्टूडेंट जो होता है वो इतना मेच्योर नहीं होता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने उस टाइम बहुत सारे कोर्सेज पढ़ने होते हैं बैचलर में। तो आपने बहुत सारे कोर्सेज, फंडामेंटल कोर्सेज आपने पढ़ने होते हैं, फिर एडवांस कोर्सेज पढ़ने होते हैं, फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मेजर माइनर का भी होता है कि मेजर इनऑर्गेनिक है, माइनर जो एनालिटिकल है, इस तरह फिजिकल है और साथ में एनालिटिकल है, ऑर्गेनिक है और साथ में इनऑर्गेनिक है। तो मुख्तलिफ इस तरह के सिनेरियो बन जाते हैं। तो आपकी जो मेजर सीजीपी होती है वो आमतौर पे आपकी बैचलर की सीजीपी ही काउंट की जाती है अमेरिका में। हाँ, अगर आपकी बैचलर में सीजीपी किसी वजह से बुरी है, क्योंकि आप उसकी बेस पे आप एलिजिबल ही नहीं कहीं अप्लाई करने, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो मास्टर की सीजीपी होती है वो भी इंडोर्समेंट करती है कि हाँ हो सकता है स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर पाए, तो उसने नेक्स्ट डिग्री में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो स्टिल आपको सारे ही जो मास्टर यानी जिसको पाकिस्तान में हम यहाँ पे मास्टर कहते हैं, पाकिस्तान में उसको एमफिल कहते हैं, एमएस कहते हैं, उसके साथ आपको बैचलर की डिग्री भी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और जिन लोगों का कन्वेंशनल सिस्टम के साथ बीएससी और एमएससी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में तो उसको कंसीडर कर लेते हैं, उनको समझ आती है कि दिस इज कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। लेकिन कुछ होते हैं उनको समझ नहीं आती, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने मुल्क से जो है इसका इक्वेलियंस सिस्टम जो है वो करवा के भेजें, हमें इसका इक्वेलियंस सर्टिफिकेट भेजें। या फिर कुछ को समझ नहीं आती, वो कहते हैं WES से जो है वो इसकी हमें इवेल्युएशन करवा के भेजें कि हम आपकी डिग्री को कैसे कंसीडर करें। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूंगा, ऑफ कोर्स आपने ये चीज़ तो खैर एक्सप्लेन भी की है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो तो दोबारा से पूछूंगा, क्या फंडिंग के लिए हमें सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? हाँ, देखें अमेरिका में जो मोस्टली स्टूडेंट का एडमिशन होता है, आप यहाँ पे अगर एक डिपार्टमेंट में 25 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ना, तो मोस्टली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें से 2-3 स्टूडेंट ही होते हैं जिनका मास्टर में एडमिशन होता है, अदरवाइज सारे स्टूडेंट को वो पीएचडी के लिए ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक अच्छी बात ये है कि अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है, मास्टर में फंडिंग के चांस बहुत कम होते हैं और पीएचडी में फंडिंग के चांस मैक्सिमम होते हैं। अगर आपका एडमिशन कहीं पे पीएचडी में हो गया तो डेफिनेटली
इट वुड बी अ फुली फंडेड पीएचडी। या तो आपको वो टीचिंग असिस्टेंट देते हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आपने अंडरग्रेड की लैब करवानी होती है, ठीक है? या किसी प्रोफ़ेसर के साथ उसकी इवैल्यूएशन करवानी होती है, उसके असाइनमेंट चेक करवानी होती हैं, या फिर किसी आपको जिनका जो लैब स्टोर होता है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी, किसी फैसिलिटी सेंटर में आपकी ड्यूटी लगा दी। और मास्टर के लिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले। तो अगर आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है, इट्स मीन कि वो फुली फंडेड होगा। लेकिन अमेरिका में एक और मसला भी है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। कुछ में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पर एनम के हिसाब से होता है, एनुअल हिसाब, उसका एनुअल बेस पे होता है कि आपने जैसे अब 2025 से 2026 तक, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें आपका समर भी जो है वो उसमें भी उसकी जो सैलरी आपकी होती है उसको भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपकी जो फंडिंग होती है वो सेमेस्टर बेस होती है, यानी स्प्रिंग और फॉल। समर में क्या होता है कि आपकी फंडिंग जो है आपके पोटेंशियल एडवाइज़र ने देनी होती है, जो आपका पीआई होता है। अगर तो कोई आपका पीआई वो कहता है कि हाँ, मेरे पास फंडिंग है, मैं आपको समर में फंडिंग दे रहा हूँ, तो इट्स मीन आपको समर में फंडिंग मिलेगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं, नहीं हमारे पास, तो प्रोफ़ेसर कहता है मेरे पास फंडिंग नहीं, मैं आपको फंडिंग नहीं दे सकता, उस केस में क्या होता है कि फिर समर में आपको फंडिंग नहीं मिलती। तो ये 2 सिनेरियो हैं। एक केस में आपका एनुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बेस में आपका सेमेस्टर बेस होता है, यानी स्प्रिंग और फॉल। समर में आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट वो देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग सिचुएशन। क्या होता है कि वो पहले आपको 50% फंडिंग देते हैं। समर में वो कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम आपको 25% दे रहे हैं। तो इस तरह करके यहाँ पे फंडिंग के होती है बात। तो इसी तरह मैंने मास्टर और जो ट्रांज़िशन आपको पीएचडी वाली बात की, अब ये भी होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर में आते हैं। लेटर ऑन किसी प्रोफ़ेसर को उनका वर्क पसंद आ जाता है, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो क्या करते हैं उसकी ट्रांज़िशन कर देते हैं मास्टर टू पीएचडी। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी में आते हैं, उनका सिस्टम में सही तरह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या उनकी किसी प्रोफ़ेसर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। मल्टीपल रीज़न, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट अपनी डिग्री को टर्मिनेट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी जैसी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हुई, उन्होंने कहा कि भई हमने यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, उस केस में उसको मास्टर की डिग्री मिल जाती है, उसके लिए फिर उसको स्कॉलरशिप, ऑलरेडी वो पीएचडी का अवेल कर रहा होता है। तो उस केस में उसकी डिग्री जो है पीएचडी टू मास्टर वो टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा, मेन अगर आपकी अगर परफॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो आपकी फंडिंग और ये चीज़ें कैंसल भी हो सकती हैं। सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर रिसर्च एंड ऑल दैट। ये डिपेंड करता है। अब देखें, अगर तो आप एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर या ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोफ़ेसर की जो फंडिंग होती है, वो प्रोफ़ेसर फंडिंग नहीं दे रहा होता, उस केस में आपको डिपार्टमेंट फंडिंग दे रहा होता है। तो उस केस में इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, स्टिल आपकी परफ़ॉर्मेंस तो डेफ़िनिटली वो बहुत क्रूशियल होती है। लेकिन अगर आप एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे प्रोफ़ेसर के साथ काम कर रहे हैं और वो आपको कहता है कि नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करता, तो आप अपना बोरी बिस्तर यहाँ से गोल करें। उस केस में वो बड़ी परेशान-कुन सिचुएशन होती है, उसमें आपको अल्टरनेटिव फाइंड करना होता है अपने आप के लिए। या तो अपनी अब लैब चेंज करनी होती है, अमेरिका में लैब चेंज करना भी एक कॉमन ट्रेंड होता है, ख़ासकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। वहाँ पे स्टूडेंट जो है एक ग्रुप में रिसर्च ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो अपनी लैब चेंज कर लेते हैं। लेकिन छोटी यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे बड़े सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे फैकल्टी थोड़ी है और उसमें स्पेशली फिर देसी प्रोफेसर हों, तो वहाँ पे आप लैब चेंज करें भी तो आपकी ज़िंदगी फिर भी अजीरन हो जाती है, वो आपको जीने नहीं देते इस केस में। तो अगर आप रिसर्च असिस्टेंट हैं, आपको प्रोफ़ेसर एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट ही हायर करता है, तो उस केस में आपको बड़ा केयरफुल होके परफ़ॉर्म करना पड़ता है। अगर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो ये बड़ा सिस्टम ज़ालिम है, आपको किसी भी टाइम आपको कह सकते हैं कि यू आर फायर्ड। तो अगर आप एज़ अ टीए और रिसर्च असिस्टेंट, तो उस केस में टीए हैं या जीए हैं, उस केस में आपकी सेमेस्टर के एंड होने से पहले आपकी फंडिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये 2 सिचुएशन है यहाँ पे। स्पेशली जब आप एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे प्रोफ़ेसर की फंडिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुल होके रहना पड़ता है, आपको परफ़ॉर्म करना पड़ता है, वरना किसी भी टाइम आपको बुलवावा आ सकता है कि भई यू आर नॉट बेस्ट फिट फॉर माय लैब, यू शुड फाइंड सम अदर अपॉर्च्युनिटी। ये सिचुएशन है यहाँ पे। ओके, अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के सीवी के हवाले से अगेन एक क्वेश्चन करूँगा। लेट्स सपोज़ जिन स्टूडेंट के पास ऑफ कोर्स पब्लिकेशन है उनके लिए तो हर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जिसके पास पब्लिकेशन नहीं है, बीइंग अ फर्स्ट ऑथर बिल्कुल सिरे से है,
उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्टिल वर्ड्स का एडमिशन हो सकता है पीएचडी के अंदर? डेफ़िनेटली यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं वहाँ से उनसे प्रोफ़ेसर एक्सपेक्ट नहीं करते कि इनकी कोई तो किस्म की प्रोफ़ाइल हो। यहाँ पे आमतौर पे जो स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, उनके पास भी क्या उनकी पीएचडी होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये 2-3 पब्लिकेशन ही होती हैं, जहाँ वो पीएचडी करते हैं एज़ अपनी अपने वर्क से। बाकी एट ऑल वाले तो उनकी पेपर आ सकते हैं, लेकिन अपने वर्क में से उनके जो है वो कम ही आते हैं उनके पब्लिकेशन। लेकिन स्टिल स्टूडेंट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लोगों की ज़्यादा पब्लिकेशन भी आ जाती हैं। तो बैचलर कैंडिडेट के लिए हिसाब से तो ज़रूरी बात ये है कि वो अपनी सीजीपी का ख़ास ख़्याल रखे, ठीक है? वो कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आपकी सीजीपी अच्छी है, तो उतने आपके मैक्सिमम चांसेज़ हैं कि आप उनका जो पहला स्क्रीनिंग फ़िल्टर है सीजीपी वाला उसको पास कर जाएँगे कि स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में जो उसको कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपकी अच्छी सीजीपी है, आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करें कि आप कोई इंटर्नशिप कर लें, अपनी फ़ील्ड के जी। रिलेवेंट या कोई वॉलंटियर वर्क कर लें, जिससे आपको पता चले कि ये बंदा जो है एक कम्युनिटी के लिए बड़ा वैल्यूएबल पर्सन है। इसके अलावा आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएँ, वहाँ पे आप 6 महीने के एक्सपीरियंस ले लें, लेकिन अपना टाइम ज़ाया ना करें। आपके पास रीज़न हाँ, होनी चाहिए कि मैंने डिग्री जो है वो 2022 में की थी, लेकिन मैं एडमिशन में 2025 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो भई सवाल ये पैदा होता है कि आपने 2 साल में क्या किया है? आप ये कहें कि मेरे फ़ाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, इस वजह से मैं तो घर में बैठा रहा, तो इट्स मीन यू आर नॉट जस्टिफाइंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ओके। अच्छा, इसका मतलब ये एक चीज़ मैं यहाँ पे अपने पास से ऐड करूँगा कि मोस्टली अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो खुद सम टाइम यूनिवर्सिटी में कुछ होते हैं सम टाइम और कुछ जेलस होते हैं कह सकते हैं, जो अक्सर ये बात करते रहते हैं कि सीजीपीए डज़न्ट स्किल्स आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए। अभी इस चक्कर में वो खुद भी नहीं पढ़ रहे, साथ वाले को भी इस तरह की चीज़ें करके वो काफ़ी डीमोटिवेट करते हैं और एट द एंड रिज़ल्ट ये निकलता है सीजीपीए आपका लो आता है और फिर आपके लिए अपॉर्च्युनिटी दिन-ब-दिन कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से कहूँगा कि उसके लिए कितने फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वेदर आइल्स की बात करें, टोफल की बात करें और डुओलिंगो की, क्या इनके बगैर हम अप्लाई कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं बनता। अब मुख्तलिफ ओके, यूनिवर्सिटी जो है उनका मुख्तलिफ किस्म का इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो सम टाइम क्या है कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री होती है उसकी बेस पे आपको कंसीडर कर लेते हैं कि स्टूडेंट का मास्टर या बैचलर जो है वो टोटली जो है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन उस केस में वो क्या करते हैं कि वो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करते हैं कि स्टूडेंट को अगर हम अंडर ग्रेड की लैब दे दें, क्योंकि यहाँ पे जो उनका मोस्टली रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो अंडर ग्रेड से होता है इकट्ठा। तो अंडर ग्रेड की आपको लैब मिल जाती है, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता, तो इट्स मीन आप तो उनके गले में पड़ गए ना। तो इसलिए वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर आप में कोई प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो कहता है कि नहीं ये स्टूडेंट तो मैंने लेना है, क्योंकि ये स्टूडेंट तो मेरी लैब की जो बिल्कुल ना किस्मत ही बदल सकता है। उस केस में वो क्या करता है, वो ग्रेजुएट स्कूल को या अपने डिपार्टमेंट को अप्रोच करता है कि इस स्टूडेंट को आप वेवर दे दें, क्योंकि ये स्टूडेंट मैंने लेना, ये बड़ा पोटेंशियल स्टूडेंट है, इसमें बड़ा एक अच्छा स्टूडेंट, इसमें बहुत पोटेंशियल है। उस केस में वो क्या करते हैं कि आपकी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। या दूसरे केस में क्या होता है कि वो आपको यहाँ पे बुलाते हैं, आपको यहाँ पे आने के बाद उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है या लिंग्विस्टिक होता है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपकी वो स्पीकिंग स्किल्स चेक करते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट फिट नहीं है इसके लिए, वो क्या करते हैं फिर 2-3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की साथ में क्लासें जो है वो लेना पड़ती है। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, पर्ड्यू में आया तो उसकी ऑल्दो उसके 7 बैंड थे आइल्स में, लेकिन स्टिल उन्होंने उसको इंग्लिश के लिए कि आपके पर्ड्यू में आपने अंडरग्रेड को पढ़ाना है, तो उन्होंने उसको 2-3 महीने के लिए फिर भी उन्होंने कहा कि आप जो है इंग्लिश की क्लासें लें और उसके बाद आप अंडरग्रेड की लैब जो उनको टीच करें। तो यहाँ पे ऑल्दो ये टॉफल को भी एक्सेप्ट करते हैं, डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं। डुओलिंगो सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन करती हैं। टॉफल सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं और टॉफल को ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी जो है वो कंसीडर किया जाता है। अगर एक बंदे के पास आइल्स है, एक बंदे के पास टॉफल है, तो समहाउ देयर इज़ अ बायसनेस, दे गिव मोर वेटेज टू टॉफल कंपेयर्ड टू आइल्स। और डुओलिंगो तो उससे भी कम दर्जे पे आ जाता है, यानी सबसे जो नीचे वाला दर्जा है वो डुओलिंगो को आ जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो कंसीडर करती हैं वो उसको कंसीडर स्टिल करती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही कि जिन स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है वो टॉफल करें, ठीक है?
जो टॉफल नहीं कर सकते वो आइल्स करें, जो दोनों नहीं कर सकते वो कम से कम डुओलिंगो करें। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है कि आप ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है इंडियन स्टूडेंट के साथ, आपका कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ, आपका श्रीलंकन के साथ, आपका नेपालीज के साथ और चाइनीज के साथ हो रहा है। ये मेजर कंटेंटर हैं आपके। अगर उनके पास 5 एप्लीकेशन है, सबके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रॉपर टेस्ट है, उनके पास टॉफल है, किसी के पास आइल्स है, किसी के पास लिंगो है, और आप कहते हैं कि नहीं मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अमेरिका का लेना है, लेकिन लेना भी मुफ्त में है, करना भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। उनको पूल में से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा वो उसी को सिलेक्ट करेंगे। आप उनके कोई रिश्तेदार नहीं कि वो कहें कि इस कैंडिडेट को हमने कंसीडर करना है, वो कहेंगे कि द बेस्ट फिट कैंडिडेट, उसको सिलेक्ट करेंगे। जितना आप अपनी प्रोफाइल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आने वाले दिनों में उतनी ही प्रोफाइल आपको पे बैक करेगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांस भी कम होंगे। आप बस कुड़ते रहेंगे और बस सिस्टम को ताने और लान तान कर लेंगे, लेकिन सिस्टम से निकल नहीं पाएंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि लेट्स सपोज अक्सर जो बीएस और एमफिल के जो सेमेस्टर क्लोज होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जाके सितंबर में, जून जुलाई में होते हैं ना। तो उस वक्त अगर कोई स्टूडेंट आईएएस की तैयारी स्टार्ट करता है, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, उधर से एप्लीकेशन का पीरियड भी यूएस का एंड हो रहा होता है, तो क्या उस स्टूडेंट के लिए एक्सपेक्टेशन की जो डेट होती है ना, वो एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल सकता है कि यानी लेट्स सपोज जनवरी के अंदर उसका आईएएस उसने देना है और एप्लीकेशन डेडलाइन दिसंबर के अंदर, इस तरह की चीज़ हो सकती अब देखें यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में होती है उसकी एक एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है। तो है? एक्सपेक्टेड डेट में क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो है 15 दिसंबर, ओके। लेकिन उन्होंने साथ में एक कारण में ये भी लिखा होता है कि गिव द एनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या जीआरई, राइट। तो क्या होता है कि 15 दिसंबर को एप्लीकेशन तो हो गई क्लोज, और आपने आइस जो है वो जमा करवाना है जाके 1 जनवरी को। लेकिन कुछ स्कूल जैसे आपको बताया, कुछ स्कूल जो हैं जिनकी एडमिशन जो है वो रोलिंग बेसिस पे हो रहे हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली केस पे वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे होते हैं। जब आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब तक तो बहुत सा पानी सार से गुजर चुका होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बंदा जहाँ पे जाने के लिए जिसका मोटिवेशन है, जिसने अमेरिका में आना है, कनाडा में आना है या ऑस्ट्रेलिया में आना है, तो उसको 6 महीने एडवांस में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो जिस तरह कहते हैं कि आग लगने पे कुआँ खोदना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा आना है तो आपको अपनी वेल प्रिपरेशन एडवांस में करनी चाहिए, आखिरी मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। इवन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी तो उसके लिए भी आप आखिरी डेट का इंतज़ार मत करें। सिस्टम जो है वो सम टाइम होता है कि सिस्टम जो है वो बैठ जाता है, सही से काम नहीं करता, आपकी एप्लीकेशन तो रह जाएगी उस केस में, ठीक है। और सबसे अहम बात ये है कि आपने पूरे थ्रू आउट ओपन ओपन पूल है, आपने हर स्टूडेंट के साथ compete करना है। अगर आप उनमें से सबसे बेस्ट होंगे आपकी सिलेक्शन होगी, बेस्ट नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं होगी। सिंपल मतलब ये कि आपने अपने आप को मार्केट में सेल करना है। जैसे बाजार में जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि ये मेरा सबसे मीठा सेब है और सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है, ये वो। इसी तरह आपने अपनी प्रोफाइल को, अगर आपको लगता है कि मैं किसी खाते का भी नहीं हूँ, तो आपने अपने मुंह से नहीं कहना कि मैं किसी खाते का नहीं हूँ। आपने अपने आप को करना है कि आई एम दी बेस्ट। जब एग्जैक्टली। आपने आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि आई एम दी बेस्ट, उस टाइम आपके भी चांसेस होंगे कि कमेटी आपको कंसीडर करे। लेकिन आई एम दी बेस्ट शो करने के लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ वर्किंग भी की हो। ये नहीं कि खाली प्रोफाइल जमा करवा दो और उनको एसओपी में लिख दें कि आई एम दी बेस्ट, आई एम दी गुड। ऐसे बात नहीं बनेगी। एडवांस में सब कुछ करें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब आप ये करते हैं कि अप्लाई करने से पहले ही आप कंसीडर करते हैं कि नहीं मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो वो स्टूडेंट गया था जिसकी 10 पब्लिकेशन थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जब तक आप अपनी सेल्फ रिजेक्शन को गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे कि नहीं मैं एक वैल्यूएबल मेंबर हूँ कम्युनिटी का, तो उस टाइम आपको दूसरा बंदा क्यों कोई वैल्यू वैल्यू आपको कंसीडर करेगा।
हमेशा अपने आप को अपनी कॉन्फिडेंस देना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसके लिए बेस्ट हूँ। बेस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट करें और उसके लिए अपने आप को मनी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो फिर आपके चांसेस जो हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं है कि यहाँ पे जो दूसरे शहरों से लोग जो उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, कोई मरीज से आ रहा है अमेरिका में पढ़ने के, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नेपाल जैसे मुल्क से यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, सोमालिया जैसे युगांडा जैसे मुल्कों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं है कि आप कहें कि हमारा सिस्टम तो बिल्कुल किसी खाते का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे जीआरई के हवाले से मैं पूछूंगा, उसमें चलो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दो के अंदर, एक नेचुरल साइंसेस सब्जेक्ट आ जाती हैं और दूसरी जो सोशल आ जाते हैं। तो जीआरई रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर बता दें क्या है। हाँ, यहाँ पे जो जीआरई की रिक्वायरमेंट है, लास्ट वीक में मेरी एक प्रोफेसर से मुलाकात हुई, मेरा उससे कुछ काम था। तो वो एडमिशन डायरेक्टर है अपने डिपार्टमेंट में। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा कि क्या सूरत हाल चल रही है, तो उसने मुझे बताया कि जीआरई इतना एक्सपेंसिव हो गया, दुनिया में इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गई, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो जीआरई को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने इसलिए जीआरई को वेवर दिया हुआ है, हम जीआरई कंसीडर नहीं करते। तो आमतौर पे नेचुरल साइंस की जैसे ये केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें तो जीआरई तकरीबन तकरीबन अमेरिका की 95 और 97% यूनिवर्सिटी में जीआरई नहीं है। हाँ, अगर आपके पास जीआरई है तो डेफिनेटली उनको पता चलता है कि बंदे के अंदर बहुत मोटिवेशन है। बाकी हमारे पास पूल में से किसी ने जीआरई नहीं किया, लेकिन इस बंदे ने जीआरई किया हुआ, तो इट्स मीन कि ये कैंडिडेट में पोटेंशियल है। आपकी प्रोफाइल में आपकी सीजीपीए कम है, लेकिन आपने जीआरई की हो, तो वो आपके बहुत सारे जो आपके ऐब होते हैं उनके ऊपर आपका जीआरई जो है वो उनको कवर अप कर जाता है कि नो, इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है, इसकी सीजीपीए कम है लेकिन इसने जीआरई में बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है। लेकिन जीआरई जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, मैथ डिपार्टमेंट के लिए बहुत अहम है। आप ये समझें कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में भले उन्होंने लिखा हो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, मैथ के लिए या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कि हमें जीआरई नहीं चाहिए, वो स्टिल देख रहे होते हैं कि कोई कैंडिडेट पूल में है जिसने जीआरई किया हुआ है, क्योंकि वो मैथ का जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, मैथ में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उन डिपार्टमेंट में अगर वो कहें कि जीआरई इज़ वेव, बट इफ़ यू हैव देन वी इनकरेज टू सबमिट इट, तो उस केस में अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसमें सबमिट करें। लेकिन अगर ओके। जीआरई में भी दो मसाइल हैं। जो हम्म। इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो क्वांट का सेक्शन होता है उसके स्कोर को वो बहुत वेटेज देते हैं, ठीक है। अच्छा। तो क्वांट सेक्शन का स्कोर आपका मैक्सिमम होना चाहिए, जितना आप ले सकते हैं, एटलीस्ट 150 से आपका ऊपर स्कोर होना चाहिए क्वांट सेक्शन में, फिजिक्स इंजीनियरिंग और इन डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे जीआरई जो इनकरेज किया जाता है कि जीआरई इज वेट बट वी इनकरेज टू सबमिट। तो वहाँ पे अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर सबमिट करें। लेकिन अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं तो फिर उससे बेहतर, अगर आपके स्कोर बिल्कुल किसी खाते के नहीं तो उससे बेहतर है कि आप जीआरई सबमिट ही ना करें अगर आपके स्कोर ठीक नहीं है। तो वही काम आपने करना है जहाँ पे आप अपने को शो कर सकते हैं कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंशियल हालात की वजह से जो है वो जीआरई के लिए अपेयर नहीं हो पाया। लेकिन आपका आपने अपेयर भी हो गए हैं, आपके स्कोर भी किसी खाते के नहीं, आपके 280 स्कोर हैं, आप कहते हैं कि मैंने जीआरई किया हो, तो उससे बेहतर है कि आप जीआरई सबमिट ना करें। और इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको हाईली इंकरेज करूंगा स्टूडेंट को कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप कोशिश करें कि जीआरई भले वेवर भी है, लेकिन वो उन्होंने इंकरेज लिखा हो तो आप कोशिश करें कि जीआरई आपके पास हो और उसमें आपके क्वांट सेक्शन में आपके स्कोर जो है वो अच्छे हों। क्वांट सेक्शन को बहुत वेटेज दी जाती है कि क्वांट में स्टूडेंट के कितने मार्क हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज पूछूंगा, आईएलटीएस और जीआरई दोनों के लिए। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आईएलटीएस के लिए अक्सर कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट से भेजें, या जीआरई के लिए एक ऑफिशियल कहते हैं, तो उसका हम्म। थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चलो स्टूडेंट की। ये देखें कि जब हम मैंने क्योंकि जीआरई खुद जो है एक दफ़ा नहीं, मैंने जीआरई 2 दफ़ा दिया था। एक दफ़ा मेरे राइटिंग में 5.5 आ गए, लेकिन मेरे 6.5 थे, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया उस टाइम जाना था, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा फिर आइल्स दिया तो मेरे उसमें से स्कोर आ गए खैर। तो उसमें वो क्या होता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट होती है, ख़ासकर अमेरिका में, कि आपका जो स्कोर है चाहे वो जीआरई का है या चाहे वो आइल्स का है, वो जो ऑफिशियल टेस्टिंग सर्विस है उसके ज़रिए में सबमिट होना चाहिए। तो मुझे आइल्स का अच्छे से आइडिया है कि जब हम आइल्स देते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप उन इंस्टीट्यूशन के नाम लिखें जहाँ पे आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। इसी तरह जीआरई में भी होता है कि जब आप जीआरई दे रहे होते हैं तो उस टाइम होता है कि आई थिंक 4 या 5 इंस्टीट्यूट, 3 to 5 इंस्टीट्यूट होते हैं
जहाँ पे होता है ऑप्शन कि आप इनमें सबमिट करना चाहते हैं, तो उस टाइम वो फ्री में सबमिट होता है। लेकिन जब आप उस डेडलाइन को मिस कर देते हैं, एक दफ़ा आपका जीआरई हो जाता है, उसके बाद वो आपसे पैसे लेते हैं उसके सेंड करने के। तो हर इंस्टीट्यूट का एक अपना कोड होता है, हर डिपार्टमेंट का, कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, उसका ये कोड है। आप जैसे ये वाला रेलिवेंट टेस्टिंग सर्विस में जाएंगे, अपना स्कोर जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप कोड पुट करेंगे, साथ में इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, तो आपका स्कोर क्या होगा, ग्रेजुएट स्कूल को डायरेक्टली जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह जो आइल्स होता है उसका भी यही होता है कि वहाँ पे बाद में भी होता है। मुझे ब्रिटिश काउंसिल का आइडिया है और दूसरों का भी आइडिया है कि वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म जमा करवाना होता है, आई थिंक दूसरे में ऑस्ट्रेलियन काउंसिल वाले जो होते हैं, और जो ब्रिटिश काउंसिल वाले होते हैं उनकी क्या होती है, वेबसाइट पे जाते हैं, आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, वहाँ पे ओके करते हैं, और 2 दिन के अंदर 2 बिजनेस डेज में आपका जो स्कोर उधर डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पे दूसरी ट्रांसक्रिप्ट एवेल्युएशन के हवाले से अगेन पूछूंगा कि मील आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान में एवेल्युएशन कराने की जरूरत नहीं होती, जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद मेनली वो कहते हैं। ऑफ कोर्स रेयर केसेस तो हो सकते हैं, लेकिन मेनली यही है। किस चीज़ की? ये ट्रांसक्रिप्ट एवेल्युएशन की बात कर रहा हूँ हाँ, वो। ये जो ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन है, ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए होती। ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होती है जिनमें वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम किसी से इवैल्यूएशन सिस्टम से, इक्विवेलेंस सिस्टम से हमें जिसकी इक्विवेलेंस करवा के भेजें। तो वो ओके तभी होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, डिपार्टमेंट में सब कुछ ओके हो जाता है और डिपार्टमेंट आपको कंसीडर कर रहा होता है कि ये कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है, तो उस वाले केस में वो कहते हैं कि हमें जो है वो डब्ल्यूईएस से जो है हमें वेरिफिकेशन या इक्विवेलेंस करवा के भेजें। उससे पहले नहीं होता। इसी तरह मुख्तलिफ कुछ यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि वो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन जमा करवा दें, अगर आपका एडमिशन होगा तो हम आपकी फ़ी पे कर देंगे, अगर आपका एडमिशन ना हो तो इट्स मीन के नो नो गिव एंड नो टेक वाली सिचुएशन, ना आपने कुछ देना है ना कुछ लेना है। जैसे एओवा स्टेट यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो आपकी एप्लीकेशन का वेवर कर देते हैं। जब वेवर कर देते हैं, वो क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएट स्कूल को आपके बिहाफ पे वो डिपार्टमेंटल फंड से आपकी फ़ी पे कर देते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता, बस किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। ओके। अच्छा, दूसरा यहाँ एक चीज पूछूंगा कि यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं, केमिस्ट्री का सब स्टूडेंट है या किसी और भी सब्जेक्ट, तकरीबन मैक्सिमम और एवरेज कितनी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहिए? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी सीजीपी कितनी है, आपकी प्रोफाइल किस किस्म की। अगर तो आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप 10 तक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, लेकिन आपकी अच्छी वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो मैथ एप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल उसमें कचरा डाल रहे हैं, तो इट्स मीन आपका कुछ भी नहीं होने वाला। लिटरली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी है। आप अच्छी एप्लीकेशन पुट करें, आपको क्वालिटी जो उसको क्वांटिटी के ऊपर आप उसको फोकस करें, उसको वेटेज दें कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो चलो हम 20 में नहीं कर सकते, हम 10 में कर लेते हैं, लेकिन 10 में जिनमें कर रहे हैं अच्छी एप्लीकेशन आपकी हो। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सारी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। आप अपनी एक लिस्ट बनाएँ, एक्सेल पे जाएँ, जहाँ भी आपको एक वर्किंग, आपका जो भी आपका वर्किंग मैकेनिज़्म है उसको फ़ॉलो करें। आपकी 3 से 4 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए टॉप 50 में, 3 से 4 आपकी होनी चाहिए टॉप 50 टू 100 में। इसी तरह 2-3 आपकी यूनिवर्सिटी हो जाए 100 टू 150, इसी तरह 2-3 यूनिवर्सिटी 100 टू 200 के दरमियान। यानी आपने आपको ये नहीं करना कि मैंने तो सिर्फ जाना है तो एमआईटी में जाना है, मैंने किसी में और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। लेकिन याद रखें, अगर आपका एमआईटी में एडमिशन नहीं होता तो एमआईटी आपके लिए किसी खाते की नहीं है। आपका जिस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाता है, भले उसकी रैंकिंग लो है, आपके लिए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इदारा वो है, क्योंकि उन्होंने आपको इज़्ज़त दी है, उन्होंने आपको समझा कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है? उन्होंने आपको वेटेज दी है। एमआईटी ने आपको कंसीडर ही नहीं किया तो एमआईटी भले ही जितनी अच्छी क्यों ना हो, वहाँ से हर साल नोबेल प्राइज़ लोग क्यों ना निकल जाए, वो आपके लिए किसी खाते की नहीं है। लिहाज़ा आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, वही आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है? तो इसलिए सारी टॉप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई नहीं करना और सारी लो रैंक में भी नहीं अप्लाई करना। आपने आपको डिवाइड कर लेना है कि टॉप 50, टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200। इस तरह जब करेंगे तो चलो टॉप 50 में नहीं हुआ तो क्या पता आपकी 150 वाली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए अपने जो चांसेस हैं उनको नैरो डाउन नहीं करना, अपने चांसेस को वाइड ओपन रखना है
और जो भी रिज़ल्ट आता है फिर उसको बाद में एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं यही डिज़र्व करता था, मेरे साथ जो हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छे तरीके के साथ अप्लाई करूँगा। ये नहीं होता कि आपका एडमिशन एक जगह पे नहीं होता तो आप कहते हैं कि मेरे तो बड़ी 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 जो बैड लक थी, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो गया, बड़े बुरे हालात चल रहे, मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। आप ये सोचें कि जब आप बैचलर में मौज-मस्ती कर रहे, तो आपके साथ वाले जो फेलोज़ थे, उस टाइम वो वर्किंग कर रहे थे, ठीक है? आज वो लोग उस टाइम वर्किंग कर रहे थे, उनका सोशल नेटवर्क बहुत काम था, सब कुछ था। आज वो लोग मज़े कर रहे हो, आप आज उस टाइम का जो है वो पे बैक कर रहे हैं कि मैंने उस टाइम अपना टाइम क्यों वेस्ट किया था। खैर जो गलतियाँ हो गई उनके ऊपर पछतावा नहीं करते, उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि मेरा इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने नेक्स्ट साल कैसे एडमिशन लेना है। आप इंटर्नशिप करें, आप कहीं रिसर्च करें, पब्लिकेशन करें, किसी लैब में जाएँ, अपने आप को ऐसा करके उनको पोर्ट्रेट करें कि भई मैंने अपने को बहुत इम्प्रूव किया। मेरी सीजीपीए भले कम है लेकिन मेरे पास बहुत जो है वो टैलेंट है, बहुत स्किल्स हैं। हर प्रोफ़ेसर देखता है कि एक नया स्टूडेंट मेरी लैब में आ रहा है तो उसके पास कौन-सा सेट ऑफ स्किल्स है, ठीक है? उसको भी चाहिए होता है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ तो मेरी लैब में कुछ नई इनोवेशन आए, मेरी लैब में कोई नया कंट्रीब्यूशन आए। अब 2 स्टूडेंट हैं उनके पास सिर्फ़ केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, एक स्टूडेंट आता है उसके पास मैथ और साथ में केमिस्ट्री इसका बैकग्राउंड था, साथ में फिज़िक्स का बैकग्राउंड, डेफ़िनिटली वो प्रोफ़ेसर कहेगा कि मैं तो इसके ज़रिए जो काइनेटिक्स जो है वो फ़िज़िकल और थर्मोडायनामिक्स में से जो है वो स्टडी करवा सकता हूँ किसी चीज़ की। तो अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहना है। हर आपने जो आपका थीसिस होता है 6 महीने के बाद उसको कोई नहीं पढ़ता, वो पुराना हो जाता है, ठीक है? इसलिए अपने आप को कंटिन्यूअसली आपने ग्रो करते रहना है कि चलो 6 महीने मेरे पास और मैं 6 महीने में अपने आप को और बेटर वे में अपने आप को तैयार करना है। रिजेक्शन होगी, नो प्रॉब्लम, और अप्लाई ओके, करें, और अप्लाई करें। आपका ज़रूर कहीं एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि गिव अप नहीं करना और गिव अप करने ओ के लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रोफ़ाइल को कंटिन्यूअसली आपने बिल्ड करना है। ओके। अच्छा, इसमें सीवी के हवाले से पूछूँगा, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द यूएस एप्लीकेशन, सिंस एक जो है यूरोपास का है और एक दूसरा, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप किसी पे भी? अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरोपास जो है वो स्पेसिफ़िकली जो है वो स्पेशली यूरोप के लिए उसको हाईली एनकरेज किया जाता है, ख़ासकर ये इटालियन में जो लोग इटली में अप्लाई करते हैं, उनको एनकरेज किया जाता है या पुर्तगाल वगैरह में कि आप जो है वो यूरोपास को फ़ॉलो करें। लेकिन यूरोपास जो है वो हर जगह पे यूरोपास बेस्ट फिट नहीं होता कि आप हर जगह पे जो है वो यूरोपास ही जो है वो करें। तो इसलिए जो है जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, आपने अपनी सीवी ऐसे बनानी है कि उनको लगे कि ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट है हमारे पास, ठीक है? अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि वो लोग समझें कि हमारे पास ये वाला जो कैंडिडेट है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करें। टाइम इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है? टाइम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आप जाएँ लेटेक्स या ओवरलीफ जिसको कहते हैं, ओवरलीफ लेटेक्स जो होता है उसके ऊपर आप अपनी सीवी बनाएँ। अगले बंदे को भी पता चलेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने बहुत जो है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट की थी, बंदा जो है वो सीरियस है। जो ओवरलीफ लेटेक्स के ऊपर सीवी बनी होती है और एक आम सीवी बनी होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? आप वर्ड में बना लेते हैं। मेरी अपनी सीवी मैंने लेटेक्स ओवरलीफ के ऊपर बनाई हुई है। इवन मैंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप की हुई है। तो क्या होता है कि मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर किसी जगह पे क्लिक करें, तो क्या होता है मेरा रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैंने कोई और लिखो कि हाँ, मेरे पास ये एक कोई ऑनर है, कोई अवार्ड है, मैंने उसके साथ लिंक दिया होता है। वो क्या करते हैं उसके ऊपर वो क्लिक करते हैं, साथ में वो जो ऑनर जो अवार्ड होता है वो उसका पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन हो जाता है कि हाँ, इस बंदे ने यहाँ से ये चीज़ ली हुई थी और ये इस इंस्टीट्यूट का जो है पूरा बैकग्राउंड है। तो आपने सीवी ऐसे बनानी है कि मार्केट में सेल करते हुए उनको पता चले कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपके जो सीजीपीए उसके बाद आपकी जो अहम चीज़ है वो आपकी सीवी है कि आपकी सीवी कैसे नज़र आ रही है लोगों को। अट्रैक्ट कर रही है या ऐसी बेरैंडम किस्म की जो है बेतुकी किस्म की सीवी है कि उसमें आपने सबसे ऊपर जो है रेफ़रेंस दिए हुए हैं, नीचे एजुकेशन दी हुई है, दरमियान में वर्कशॉप दी हुई है, यानी कोई तुक ही नहीं बनती। तो इसके लिए मैं हमेशा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और या मैं स्टूडेंट की प्रोफ़ाइल को इवैल्यूएट करता हूँ या उनको फीडबैक देता हूँ, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी जो है वो सीजीपीए लिखें, यानी सबसे पहले मास्टर फिर बैचलर उसके बाद जो भी है। मास्टर लिख लिया, सीजीपीए लिख ली, नीचे अपना थीसिस टाइटल लिखें, ब्रीफली वो बता दें, बैचलर लिखें, उसकी सीजीपी लिखें, कोई प्रोजेक्ट किया वो लिखें। हाँ, एक बात और यहाँ पे कि बैचलर में अमेरिका में ये सिस्टम होता है कि लास्ट
30 आवर्स, लास्ट 60 आवर या लास्ट 4 सेमेस्टर, या सम होता है मेजर सीजीपीए। तो बैचलर के 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर में क्या करते हैं, आप लिखते हैं सीजीपीए 3.6 आउट ऑफ 4, एंड मेजर जीपीए जो आपके आखिरी 4 सेमेस्टर होते हैं उनके आप जीपीए लिखते हैं। अगर आपकी जीपीए अच्छी है आखिरी 4 सेमेस्टर में, आप कहते हैं कि 4 में से आपकी आखिरी 4 सेमेस्टर की बनती 3.8, आप ये ज़रूर मेंशन करें कि सीजीपीए 3.6, मेजर जीपीए 3.8 आउट ऑफ 4। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, इसको नहीं भूलना। ये बहुत से स्टूडेंट को मैंने ये बात गाइड किया है, बहुत को समझाया है कि यहाँ पे आखिरी 4 क्रेडिट आवर की सीजीपीए वो बहुत मैटर होती है उसको, क्योंकि वो मेजर के आपके सब्जेक्ट होते हैं। मेजर आप ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, व्हाटएवर जिस फील्ड के भी हैं, तो वो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं। आपने कहना है कि सीजीपीए और मेजर जीपीए, तो ये भी आपने ज़रूर जो उसको लिखना है। और सीवी में इस तरह और भी बहुत से लोगों की यही सजेशन होती है, मेरी भी यही सजेशन है कि आप सबसे पहले एजुकेशन लिखें, उसके बाद जो है अपना रिसर्च इंटरेस्ट की थोड़ी सी लिखें। रिसर्च इंटरेस्ट भी थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर आप जो है रिसर्च इंटरेस्ट लेट्स सपोज आपकी फोटो कैटालिसिस में है, ये नहीं लिखना कि जिंक डो फलां 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 फॉर फोटो कैटालिसिस रिसर्च इंटरेस्ट। उसके बाद आप कहते हैं कि मैग्नीशियम कम्प्लेक्सेस फॉर फलां डिजीज, और इसके बाद आप कहते हैं कि नैनो कंपोजिट फॉर लिथियम आयन बैटरी। आपने सिंपल उसमें की पॉइंट देने होते हैं, जैसे ड्रग डिलीवरी हो गया, फोटो कैटालिसिस हो गया, रिचार्जेबल एनर्जी डिवाइसेस हो गए। तो आपने की पॉइंट के साथ बताना है कि ये मेरी रिसर्च इन्वेस्ट है, ना कि पूरी पूरी स्टेटमेंट आपने उठा के लिख देनी कि ये मेरी रिसर्च इन्वेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट है। ऐसे कोई नहीं पढ़ता, बहुत लोगों के पास कम टाइम होता है। उसके ओके। बाद एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद आप पब्लिकेशन दें। मेरी तो मैंने खुद भी यही सजेस्ट करता हूँ, मैंने बहुत से लोगों का देखा भी है कि आमतौर पे लोग जो होते हैं अपनी पब्लिकेशन भी इवन जो कोशिश करते हैं कि हमारी सीवी कंसाइज हो, मैक्सिमम 2 पेज के ऊपर हो। नो बैड कि आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन कंसाइज सीवी हो, आपके फर्स्ट पेज के ऊपर ही प्रोफेसर को नजर आ रहा है अच्छा इस बंदे के पास जो पब्लिकेशन भी है। आल आपकी पब्लिकेशन उनको कोई लेना देना, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, कम से कम इसको कोई रिसर्च पेपर पढ़ना पड़े तो उसमें से ये इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसमें से ये इंफॉर्मेशन समझता है कि मैंने इंफॉर्मेशन इसमें से कैसे निकालनी, मेरे काम की कौन सी है। उसके बाद फिर आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स हो गए, कोई वॉलंटियर वर्क हो गया, सबसे एंड पे आपने रेफरेंसेस देने हैं। और रेफरेंसेस में प्रोफेसर का आप ऑफिशियल ईमेल देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो नॉन ऑफिशियल ईमेल होता है वो लोग यहाँ पे यही समझते हैं कोई फेक ईमेल ना हो। लास्ट वीक में मेरे प्रोफेसर से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आप लोग ईमेल का रिप्लाई नहीं करते। वो कहता है कि मुझे पर्सनली तौर पे 60 ईमेल्स डेली आती हैं और उसमें से 40 ईमेल जो है वो नाइजीरिया से होती हैं। तो कहता है मैं ईमेल को फिर ओपन ही नहीं करता। ठीक है। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस देना, ताकि उनको पता चले कि भाई इस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, ये यहाँ पे भी है, ये वहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है। ठीक है। अनटिल अनलेस आप एक नोबल लॉरिएट या अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कोई भी नहीं जानता। ठीक है। अब मुझे कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। हाँ मैं कोई बहुत बड़ा काम कर फिर मुझे लोग जानेंगे कि हाँ ये उस बंदे का रिकमेंडेशन लेटर है या जो कुछ भी है। जब तक आप एक अननोन किस्म के बंदे, वो सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, बाकी वो आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं या कौन नहीं है। तो एंड पे रेफरेंसेस देने हैं और उनके साथ कोशिश करनी है कि आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उनका दें। ये नहीं करना कि shani@gmail.com, ये काम नहीं करने। तो इसी तरह gill@red.com या इस तरह करें @gmail.com, उसके बाद prince@red.com, वो नहीं करना है। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उसके साथ देना है। यूनिवर्सिटी में यही कहा होता है कि अगर आप हमें ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए रिकमेंडेशन लेटर सेंड नहीं कर रहे तो फिर क्या करें कि अपने प्रोफेसर को कहें कि वो लेटर लिखे, उसको सील करे और सील करने के बाद हमारे एड्रेस पे ऑफिशियली उसको सेंड करे। फिर वो इस तरह करके रिकमेंडेशन लेटर आपको एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ ओके। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करूंगा, दैट इज एसओपी। सबसे पहले ये पूछूंगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एसओपी एक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के दौरान। अब ये इतना एक डाइवर्स क्वेश्चन है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी लास्ट वीक में आपको पहले बताया कि एक डायरेक्टर से मीटिंग थी, तो मैंने उससे पूछा कि अ, एक कैंडिडेट की प्रोफाइल में ऐसे कौन से फैक्टर और या पैरामीटर होते हैं जो उसको लीड टू रिजेक्शन। तो उसने कहा कि ये ऐसा क्वेश्चन जिसका मेरे पास जवाब नहीं है,
क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो होती है उसमें मल्टीपल जो है वो फैक्टर होते हैं जिनकी बेस पे आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है। उसमें सीजीपी आपकी है, उसके बाद आपकी पब्लिकेशन है, ओवरऑल आपके वॉलंटियर वर्क हैं, आपको पोटेंशियल, अगर आपकी वो सारी चीज़ें ठीक है तो फिर आपकी जो एसओपी होती है उसकी वेटेज होती है, लेकिन इतनी वेटेज नहीं होती कि आपकी सारी सिलेक्शन जो एसओपी की बेस पे हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, तो आपकी एसओपी बहुत अहम है, बहुत अहम है। आपकी एसओपी उस टाइम आपकी रिजेक्शन और सिलेक्शन करवाती है। आप सब कुछ बताते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मेरा एक कोर्स फेल हो गया, ये मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, वो आपको अपनी एसओपी में एक्सप्लेन करते हैं। और अहम बात, एसओपी में ये कभी नहीं कहना कि ये वो प्रोफेसर हंस भी रहा था, मुझे बता रहा था कि स्टूडेंट लिखा होता है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ड्रीम वाज टू बी अ केमिस्ट। तो जब आप चाइल्ड होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो हाई स्कूल तक तो आप बेसिक चीज़ें सीख रहे होते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जीना कैसे है। तो आप वो चीज़ें अपनी एसओपी में मेंशन करें जिनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सेंस बनता है कि हाँ, इस बंदे की मोटिवेशन यहाँ से डेवलप हुई है। अब कोई स्टूडेंट लिखता है कि व्हेन आई वाज़ हाई स्कूल स्टूडेंट माय ड्रीम वाज़ टू डेवलप अ वैक्सीन। तो यस। इतनी रियलिस्टिक बात ये नहीं बनती। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट लिखता है कि COVID-19 affected my life badly, and after that it is my passion to develop a vaccine or to work on a drug delivery, तो इसकी सेंस बनती है। ठीक है, तो एसओपी में ये बातें नहीं लिखने के मैं जब बचपन में था तो ये सारे काम मेरे साथ हो रहे थे, आपने वहीं से करना है जहाँ पे एक सेंस बनती हो, बंदे को बनती हो कि हाँ ये वाकई ऐसी बात बनती है। और एसओपी में आप ना एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखें जिसमें वो सारी जो भी आपने रोने धोने रोने हैं बस वो रो लें। उसके बाद अपना बताएं कि मैंने ये काम किया है, उसके बाद बताएं कि ये मेरी मोटिवेशन थी। फिर तीसरे पैराग्राफ में बताएं कि इस प्रोफेसर के साथ जो है वो मेरी ये अलाइनमेंट बनती है, इसके साथ मैं ये काम करना चाहता हूँ। चौथे पैराग्राफ में बताएं कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई रिसर्चर बनना चाहता हूँ, साथ में मैं कोई कोलैबोरेटर या मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो आखिरी पैराग्राफ में वो बताएं। और यहाँ पे एक और बात भी है कि जो चीज़ें आपकी सीवी में मेंशन है, आपने सीजीपी में आपने 3.9 सीजीपी लिखी हुई है, अपने सीवी में वो लिखते हैं कि आई हैव 3.9 सीजीपी एंड आई वाज द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन माय क्लास, सो इट इज़ माय ड्रीम टू बिकम अ पीएचडी रिसर्चर एंड दिस। भाई, ये चीज़ें आपकी सीवी से वो देख सकते हैं, इस स्टूडेंट की ये सीजीपीए थी, इस स्टूडेंट का ये गोल्ड मेडलिस्ट था, ये चीज़ें वो देख सकते हैं वहाँ से। सीवी में आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं। एसओपी में आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है जो आप एक डिटेल के साथ अपनी सीवी में मेंशन नहीं कर पाए, आप उनको एसओपी में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाले फैक्टर थे, आपका एक सब्जेक्ट फेल हो गया है। आप अपनी सीवी में नहीं बता सकते कि ये मेरा सब्जेक्ट फेल हो गया था, लेकिन आपका ट्रांसक्रिप्ट वो साथ लगा हुआ है एज अ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। वो बता रहा है कि इस बंदे का जो है वो फेल हो गया था सब्जेक्ट। अपनी एसओपी में आप ये बता सकते हैं कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट फेल हो गया था, उसकी ये रीज़न थी। वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस बात को, लेकिन वहाँ पे भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना, ये नहीं कि फिर आप 2 पेज के ऊपर उसी बात के रोना रोते जाएँ कि मेरा ये सब्जेक्ट फेल हो गया, मेरे साथ सिस्टम नहीं ठीक था, मेरा दादा फौत हो गया, मेरी टाँग टूट गई, ये बातें नहीं लिखनी। एक रियलिस्टिक बात करें जो अगला बंदा उनको एक्सेप्ट करे कि हाँ, ऐसा ही होगा। इ तो ये एसओपी के बारे में है। और एसओपी कोशिश करें कि आपकी एसओपी मैक्सिमम 1.5 पेज से 2 पेज की आपकी एसओपी हो, 1.5 टू 2 पेज। इससे ज़्यादा एसओपी नहीं होनी चाहिए। और आपके एसओपी के जो फर्स्ट 2 और 3 पैराग्राफ होते हैं, बहुत अहम होते हैं। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो गई तो आपके एसओपी को पढ़ेंगे। अगर वहीं पे उनको पता चल गया कि ये तो हॉकी का प्लेयर है, तो उन्होंने कहना कि भाई इसका केमिस्ट्री में कोई लेना-देना नहीं है, इसको छोड़ो यहाँ पे। तो पहले 2 पैराग्राफ में वही बातें लिखनी जो आपको कमेटी को कन्विंस कर पाएँ कि मैं यहाँ का पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जिस प्रोफाइल के स्टूडेंट के पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह होता है, तो वो पहले 2 पैराग्राफ में जो है वो अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी मोटिवेशन बताएँ। मोटिवेशन के बाद उसको रिसर्च ग्रुप के साथ जो है वो अलाइन करें, और उसके बाद अपनी करियर के गोल बता दें, और उसके बाद एंड हो जाएगा। और यहाँ पे एक और रेड फ्लैग, ये भी मैं भी खैर ये गलतियाँ करता रहा हूँ, मुझे भी अभी इन बातों का पता चला है। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। माशाल्लाह वो हमारे दोस्त भी हैं, तो उनको मैं जानता हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी में उन लोगों के एडमिशन हुए।
उन्होंने अपनी एसओपी में सिर्फ एक रिसर्च ग्रुप को ही कंसीडर किया हुआ था कि हमारा सिर्फ एक प्रोफेसर, लेट्स सपोज प्रोफेसर जॉन के साथ मैं जो काम करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी सारी एसओपी को बिल्कुल नैरो डाउन करके प्रोफेसर एक के साथ ही, प्रोफेसर रिचर्ड के साथ वगैरह वगैरह उसके साथ ही अलाइन करके लिखा हुआ था। तो लास्ट मीटिंग में वो प्रोफेसर मुझे कहता कि जो स्टूडेंट सिर्फ कहता है कि मैंने प्रोफेसर रे के साथ जो है वो काम करना है, ठीक है? तो मेरी यही मोटिवेशन है कि मैंने इसके साथ ही काम करना है। वो कहता है वो हमारे लिए रेड फ्लैग होता है। हमें पता चलता है कि भई अगर इस प्रोफ़ेसर ने स्टूडेंट को एक्सेप्ट ना किया, तो ये तो स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा। अगर ये स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो हम इसके ऊपर 30,000 तो हम इसको स्टाइपेंड दे रहे हैं पर एनम। बाकी इसकी हम ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं। बाकी ये हमारे केमिकल ज़ाया करेगा। तो हम इसके ऊपर बहुत इसके इट्स मीन कि हम इसके ऊपर कोई $100,000 की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये बंदा दरमियान में छोड़ के चला गया तो ये तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो वो कहता है कि अपनी एसओपी में 3 से 4 ग्रुप को आप मेंशन करें, ठीक है? कि मैं इन प्रोफ़ेसर के साथ काम करना चाहता हूँ। और एक और बात याद रखें, जब आप जर्नल पूल में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको एज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि ये हम इस स्टूडेंट को फलाँ ग्रुप, रिसर्च ग्रुप के लिए कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो रिसर्च ग्रुप की सिलेक्शन होती है वो आपके दूसरे सेमेस्टर के एंड पे होती है। उस टाइम आपने परफॉर्मा जमा करवाना होता है, पीरियॉडिटी फॉर्म। तो उसकी बेस पे जो है आप किसी किसी ग्रुप में जो है वो सिलेक्शन होती है। उससे पहले आपकी सिलेक्शन जो है वो प्योर एज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है। यहाँ पे आप जब आते हैं, मुख्तलिफ प्रोफ़ेसर के लेक्चर लेते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, आपकी लाइफ़ की तरजीहात बदल जाती हैं। आप कहते हैं नहीं, इस प्रोफ़ेसर के पास मैंने नहीं जाना। आपको डिपार्टमेंट आने के बाद पता चलता है कि यार ये प्रोफ़ेसर तो बहुत टॉक्सिक है, मैंने इसके पास नहीं हुँ। जाना। तो आप अपना ग्रुप उस टाइम अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को किसी एक प्रोफ़ेसर के ऊपर एसओपी नहीं लिखनी कि मैं सिर्फ़ इस प्रोफ़ेसर के पास जाऊँगा, अगर इसके पास नहीं तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं आना। उस वाले केस में कुछ स्कूलों में कमेटी आपके एप्लीकेशन को रेड फ्लैग लगाती है कि भाई ये बंदा छोड़ के चला जाएगा। इस प्रोफ़ेसर ने इसको लेना नहीं है और इस बंदे ने छोड़ के चले जाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने एसओपी में 3 से 4 रिसर्च ग्रुप को ज़रूर मेंशन करें कि मैं इस प्रोफ़ेसर के साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बारे में एक और क्वेश्चन करूँगा। वहाँ पे समटाइम लिखा होता है कि कोई आपने ना लाइफ में चैलेंज कोई आपने फेस किया है तो उसको कैसे ओवरकम किया। अब इसमें मैंने जहाँ तक कुछ स्टूडेंट का ये चीज़ देखी है, इवन एक ने यूँ मेंशन किया हुआ था कि मेरे सुपरवाइज़र की डेथ हो गई थी, जो कि हुई थी या जैसे भी था। तो इस वजह से मैं पेपर अपना पब्लिश नहीं कर पाया, मतलब सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया, या सम टाइम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी कंप्लेंट भी स्टूडेंट ने लिखी होती है, इन द सेंस कि वो इतना सपोर्ट नहीं करते, केमिकल्स नहीं है या फलां चीज़ें नहीं है, मीन थोड़ा नेगेटिव चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। हाँ, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर एक बंदा जो है आपके पास मेरी कंप्लेंट कर रहा है तो डेफ़िनेटली आपको तैयार रहना चाहिए कि दूसरे बंदे के पास ये मेरी कंप्लेंट ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे वो होता है ना, क्या कहते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, आपका एडवाइज़र मार गया तो इट्स मीन वो तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम था। डेफ़िनिटली एडवाइज़र आपके लिए, स्टूडेंट के लिए एक ब्लेसिंग होता है, अच्छा एडवाइज़र उसको तो वो सपोर्टिव होता है, उसके करियर जो है वो बहुत डिपेंड कर रहा होता है उसके एडवाइज़र के ऊपर। एडवाइज़र की डेथ उसकी लाइफ़ में बहुत बड़ा सेटबैक था। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। हाँ, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मेरा प्रोफ़ेसर वाज़ टॉक्सिक एंड सो ऑन, तो इट्स मीन कि आप अपने अपने पाँव पे खुद ही जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहना कि मेरा स्टूडेंट प्रोफ़ेसर जो है वो टॉक्सिक था, मेरा डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं था, या अपने मुल्क की जो है वो अपनी बेतहाशा जो है वो आपको बुराइयाँ बयान करें। इस तरह नहीं होता। आपने चैलेंज बताना है कि लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि मेरे इलाके में एजुकेशन जो है वो इतना उसका ट्रेंड नहीं था। मैं अपने गाँव का फर्स्ट कैंडिडेट था जो यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे मल्टीपल फैक्टर थे, मल्टीपल चैलेंजेस थे। मैं अपने घर का बड़ा था, मेरे ऊपर जो है वो बर्डन था कमाने का भी, साथ में पढ़ने का भी। इसके बावजूद भी मैंने अपनी कभी गिव अप नहीं किया और अल्टीमेटली मैं सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह की आपने कोई रियलिस्टिक लॉजिक देनी है। तनकीद बड़े तनकीद वाला काम नहीं करना कि पाकिस्तान इज़ अ बैड कंट्री वेयर फैसिलिटीज़ आर वेरी लिमिटेड, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पब्लिश माय रिसर्च एंड आई कुड नॉट कंप्लीट माय पब्लिकेशन एंड एजुकेशन। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उन्होंने ये ओ बताना है कि एक बुरे सिस्टम से आपने कैसे सर्वाइव किया है।
इसी तरह आप रिसर्च ग्रुप में आ जाते हैं, आपके लैब मेट अच्छे नहीं हैं, तो अगर आपकी हैंडलिंग टेक्निक्स अच्छी हैं लोगों के साथ, आप सपोर्टिव हैं या बड़े सोशल किस्म के, तो इट्स मीन आप वहाँ पे भी एडजस्ट कर जाएंगे। आप कहते हैं कि पाकिस्तान वाज अ बैड कंट्री एंड पीपल आर डोंट लाइक टू ग्रो द lower class and my research was not good, my professor was not good, my colleagues were really bad, they always discourage me not to study। वो कहेंगे ये बंदा तो इतना जिंदगी से मायूस है कि ये जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। आपने रियलिस्टिक बताना है कि मेरी लैब में ये प्रॉब्लम था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी लैब में लेट्स सपोज फ्यूम होड नहीं था, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम टू कोप विद द फ्यूम्स ऑफ द केमिकल, सो I developed this method to cope with that problem. That was a big challenge in my life. My experiment was not going well, and there was a little support from the my colleagues or my classmates because my field was totally different. So I adapted this technique, and after a couple of failure, it was very successful. तो आप कोई ऐसी रीजन दे कि वो बंदा जो उसमें इंटरेस्टेड हो कि यार ये बंदे की स्टोरी तो सुनने वाले की, इसने ये काम किया है तो इसने कैसे किया है। तो इसी तरह वो एक थोड़ा सा साइड बात होगी, भट्टी साहब की लैब में जाते थे तो उन्हें गुब्बारे ऊपर लगाए होते थे, उसमें गैस फिल करके उन्हें लगाए होते, लोगों को लगता है यार ये क्या हो रहा है। इट्स मीन उनको वो एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बलून्स का यूज किया, उन्होंने बलून्स लगाया, उनमें गैस फिल की, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये एक इतना सॉलिड आंसर बनता है, वो बंदा कहता है हाँ बंदा क्रिएटिव है, ये इस बंदे के पास मसले का सलूशन है, एनालिटिकल स्किल्स इसके पास, इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। आप कहते हैं कि नहीं मेरी वो श्लैंग ट्यूब भी टूटी हुई थी तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। भाई आपने उस मसले का सलूशन तो फिर कोई ना फाइंड किया ना, आपने उस प्रॉब्लम को वहीं का वहीं छोड़ दिया कि कोई और हल करेगा इसको। तो एसओपी में वो बातें लिखनी जो रियलिस्टिक हो, तनकीद बराए तनकीद नहीं लिखनी, आपकी सिलेक्शन तनकीद बराए तनकीद की बेस पे नहीं होनी। ओके अच्छा, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट मूव करूंगा रिकमेंडेशन लेटर जो पाकिस्तानी प्रोफेसर से आपने लेने हैं। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक जो है टिप्स, ऑफ कोर्स 3 मेनली रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो जब आपकी सिलेक्शन हो रही तो रिकमेंडेशन लेटर उस टाइम आपके देखे जाते हैं एज सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। दो कैंडिडेट है, दोनों की सीजीपीए सेम है, दोनों की प्रोफाइल सेम है, तो वहाँ पे जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स उस टाइम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं कि इस बंदे का देखें आइल्स है जी दोनों का है, जीआरई जी दोनों का है, एसओपी जी दोनों के बेटे ही देखते हैं कि 19 नंबर हैं और एक के जो है वो 20 हैं, तो इट्स मीन अच्छा एक नंबर का वहाँ से डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा देखें कि इनके रिकमेंडेशन लेटर क्या लिखे हुए हैं। एक प्रोफेसर ने लिखा होता है कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही कम्स टू द लैब डेली, ही इज़ अ पंक्चुअल, ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट। भाई उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, ठीक है आप पंक्चुअल हैं, इट्स अ वेरी गुड। वो चाहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आपके प्रोफेसर को, आपके एडवाइज़र को, आपके रिकमेंडर को वो बातें लिखनी चाहिए जो आपके पोटेंशियल को शो करें, ठीक है। ये तो वेरी वेरी जेनेरिक जो है ना कंसेप्ट है ना कि पंक्चुअल है, ओबीडिएंट है, वगैरह वगैरह। वो बताएं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये लोगों के साथ इसकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है, लोगों के साथ ये कोलैबोरेट करना जानता है, ये इनोवेटिव आइडियाज हैं इसके पास। मेरी लैब में कोई इस तरह का प्रॉब्लम था, स्टूडेंट ने वो सॉल्व किया, ठीक है। ये टाइम का बड़ा पाबंद है, इसका सोशल नेटवर्क अच्छा है, लोगों के साथ इसकी इंटरेक्शन है, इट्स मीन कि उसका मतलब हो कि ये लैब में बंदा अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद वो लिख सकते हैं कि इस बंदे की जो स्ट्रेस को इस तरह की कोई चीज़ लिखते हैं कि उसको हैंडल करने की इस बंदे की अच्छी टेक्निक्स हैं, ठीक है। बंदा इनिशिएटिव है, बंदा कोई भी स्टेप हो तो ये बड़ा इनिशिएटर है, हर चीज़ का वो पहले स्टेप लेता है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, ये हमारी लैब में प्रॉब्लम थी इसने ये किया, इसने मेरी लैब में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस। तो इस तरह की बातें लिखनी चाहिए जहाँ से उनको पता चले कि भाई इस बंदे के अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है, बस इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये तो हर लेटर में लिखा होता है कि ही इज़ अ गुड, ही इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ही इज़ अ पंक्चुअल, ही इज़ अ ओबीडिएंट। भाई आपने काम की तो बात लिखी ही कोई नहीं कि ये पीएचडी करना क्यों चाहता है। वो लिखे कि ये मेरी लैब में कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लिखता है कि दिस स्टूडेंट वाज इंटेंड टू वर्क ऑन दिस बट देयर वाज नो फैसिलिटीज टू वर्क ऑन दिस सो ही जस्ट नीड अपॉर्चुनिटी बट ही कुड बी अ एसेट फॉर अ लैब। तो इस तरह की बातें लिखनी चाहिए रिकमेंडेशन लेटर में। हाँ
ठीक है, आपका लेटर सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे से रिकमेंडेशन लेटर हरगिज नहीं लेना जो आपके लेटर में लिखता है कि आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट विद रिजर्वेशन। जब आप वो रेड फ्लैग दे देता है कि मैं स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ लेकिन रिजर्वेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि आपका किस्सा वहीं गोल हो जाता है। आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल है वो कहेंगे स्टूडेंट में कोई मसला है इसलिए ये वहाँ से छोड़ रहा है, इसलिए हमने इसको नहीं रखना। तो मेक श्योर कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं किसी अच्छे मुखलिस इंसान से जो आपका वेल विशर हो, उससे लेटर लें जो आपके लेटर में ये ना लिखे कि आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट विद सम रिजर्वेशन। वही ऑप्शन होता है अमेरिका में, रिकमेंडिंग दिस कैंडिडेट विद रिजर्वेशन। उसका मतलब होता है कि बंदे की प्रोफाइल में एक रेड फ्लैग है, वो जैसी कमेटी देखेगी उसको साइड पे कर देंगे। और या आपके लेटर में आपकी बुराइयां ना लिखी हों कि ही इज़ अ वेरी अग्रेसिव स्टूडेंट, ओके, ही मिसबिहेव्स विद हिज लैब मेट्स, ओके, he he breaks the lab equipments, he destroys the chemical। इस तरह की ये सब बंदे ने बातें आपके लेटर में लिखी हो तो भाई आपका किस्सा वहीं पे गोल है, आपका एडमिशन कोई नहीं होना। तो इसलिए अपने रिकमेंडेशन लेटर का के लिए रिकमेंडर के इंतखाब करते हुए बहुत सोच समझ के करना है कि मैं जिससे लेटर ले रहा हूँ कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, मेरा वेल विशर है या नहीं है, अदरवाइज उससे लेटर आपने नहीं लेना। ओके, रेडी हो गए हैं, अब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ यूएस की यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी अक्सर एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और कुछ ऑफ कोर्स फ्री भी करती हैं। क्या कोई फ़ी लेने की कोई पॉलिसी है या इसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वेबिनार और स्टूडेंट को हमारी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते। हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, लिटरली हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वो हो नहीं रहा जो उनके साथ होना चाहिए। इस तरह के सेशन जो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को असेस होनी चाहिए जिसके बंदे के पास, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं, मेरे से कौन सा कोई फ़ायदा हो रहा है, बता दूंगा क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी वेवर जो है अमेरिका में एक बहुत कॉमन ट्रेंड है, ठीक है? लेकिन इसके लिए भी याद रखें, अगर आपने अमेरिका अप्लाई करना है और किसी यूनिवर्सिटी आपने 10 यूनिवर्सिटियाँ टारगेट करनी है, तो आपने उसकी एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए उसकी डेडलाइन से 2 महीने पहले कॉन्टैक्ट करना है, या एटलीस्ट 1 महीना तो पहले आपने कॉन्टैक्ट करना है ना, कि मैं इस यूनिवर्सिटी में, लेट्स सपोज़ मैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया। ओहायो स्टेट वालों ने एक वेबिनार रखा हुआ था कि आप ये वेबिनार अटेंड करें तो हम आपको जो है ना एप्लीकेशन का फ़ी वेवर देंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कोई एक और यूनिवर्सिटी थी, मुझे उसका नाम अभी जो है वो बाई चांस भूल गया है। तो उस यूनिवर्सिटी कर्नेज मिलन जो है वो CMU, उन्होंने एक वेबिनार रखा हो, 3 वेबिनार रखे हो, जिस बंदे ने वेबिनार अटेंड किया उन सब की फ़ी वेव हो गई, ठीक है? हम्म। तो यहाँ पे ये वाली बात है कि इसी तरह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने भी यही था कि आप उनकी डेडलाइन से पहले-पहले जो उनको अपनी एसओपी लिख के सेंड करें, जिन ग्रुप के साथ आप जाना चाहते हैं वो आपके एसओपी को देखेंगे और उसके बाद अगर उनको लगा कि ये स्टूडेंट पोटेंशियल है तो आपकी वो फ़ी जो वेव कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, उसकी डेडलाइन ऑल्दो गुज़र चुकी है। वो भी यही कहते हैं कि हमें आप जो है वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के दे दें, तो हम आपकी देखेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव कर देंगे। तो ये तो तरीक़ेकार हो गए कि आप कैसे-कैसे वेव करवा सकते हैं, लेकिन वेव करवाने के लिए एक प्रॉपर टाइम है। आप उस टाइम पे अप्लाई नहीं करेंगे, आपकी फ़ी वेव नहीं होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास 30 स्टूडेंट का, 35 स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का कोटा होता है कि आप इतने स्टूडेंट की ये फ़ी वेव करवा सकते हैं। तो फ़ी वेव करवाने के लिए आपने उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से कम से कम 1 महीना पहले आपने राब्ता करना है कि मुझे फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड आई एम जेन्युइन और पोटेंशियल कैंडिडेट इन योर डिपार्टमेंट फॉर PhD। So please, due to financial crisis, I can't apply to your university. It would be great if you could waive my application fee। ठीक है, तो उसके आप साथ अपनी CV अटैच कर दें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें, उसको आप पाकिस्तानी पैसों में अपनी ईमेल में लिख दें कि किसी का 30,000 उसकी बैंक में पड़े तो उसको कर दें कि आई हैव ओनली $100 इन माई बैंक अकाउंट, ओके, एंड आई कांट सर्वाइव बाई पेइंग दिस फी, या आई हैव टू अप्लाई अनदर यूनिवर्सिटी, जो भी आप उसमें कहानी लिखें, तो वो आपकी फ़ी वेव हो जाएगी।
लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के डेडलाइन जो 15 दिसंबर है और आज आप उनको वेवर के लिए ईमेल कर दो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव नहीं होनी, ठीक है। तो सेम लाइक आइल्स, आपने एडवांस में जो है वो एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना है और तभी आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव होगी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव नहीं होगी। ओके। तो उसके लिए दो तरीके कार हैं। सबसे पहले अपने स्कूल मीन अपने डिपार्टमेंट को अप्रोच करें, उसके कोऑर्डिनेटर को कि मुझे फ़ी वेवर दें, मैंने अप्लाई करना है। अगर वो कहता है कि हम नहीं दे रहे, आप ग्रेजुएट स्कूल से रिक्वेस्ट करें। फिर ग्रेजुएट स्कूल को आप ईमेल करें कि मुझे एप्लीकेशन फ़ी वेवर दें। सम टाइम वो आपको कोड देते हैं कि ये कोड है एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, वहाँ पे भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड देते हैं। उसके भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्प्रिंग और फॉल दोनों में वो एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड देते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट को देते हैं जिनको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हमने इन स्टूडेंट को एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड देना है। तो एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड एक ही स्टूडेंट यूज़ करता है। ये नहीं होता कि मुझे एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड मिल दे तो मैंने जाके स्कॉलरशिप नेटवर्क पे डाल दी कि मेरे पास ये कोड है, लो जी सारे मोजा करो, सारे पढ़े जाएंगे। तो इस आपने बात के मेक श्योर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो एक्सेल फाइल पड़ी होती है, या तो वो कहे ना कि हमारे पास ये पब्लिक कोड है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करे ये कोड अप्लाई करे, ठीक है। ठीक। तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्स पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वो भी इस तरह एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए कोड देते हैं कि ये कोड इंटर करें आपकी फ़ी वेव हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन से बहुत पहले, नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो रिजेक्शन हो गई, केस खत्म हो गया। सेकंड ये कि क्या वो इंटरव्यू की कॉल करते हैं एडमिशन हाँ, नोटिस देने से पहले? बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होती हैं जो इंटरव्यू आपका करते हैं कंडक्ट, अदरवाइज वो डायरेक्ट ही कमेटी डिसाइड करती है कि हमने स्टूडेंट को लेना है या नहीं लेना। अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाती है, मेरी भी एक जगह रिजेक्शन हुई थी और वो प्योर जो है वो मेरी सिर्फ अपनी मिस्टेक थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं आपके पास, और 15 मिनट्स में हमने अब इंटरव्यू लेना है। तो मैंने एडवांस में 7 स्लाइडें मैंने तैयार करके रखी हुई थी। मेरी स्लाइडें में मटेरियल बहुत था, तो मैंने कहा कि मैंने ये देना। उन्होंने कहा इसको रहने दे, मैंने कहा देना। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से 5 मिनट में ख़त्म करो। तो मैंने जब देने लगा तो मेरे 8 मिनट हो गए, बाकी 7 मिनट उनके पास बचे। तो उसके बाद जो है मेरी एप्लीकेशन वहाँ से रिजेक्ट हो गई, हालांकि मेरा एडमिशन वहाँ पे फॉर श्योर वहाँ पे हो जाना था। तो इंटरव्यू के लिए मेरी गाइडेंस यहाँ पे ये है, किसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो वो आपको बताएंगे कि ये आपका इंटरव्यू, अगर वो बताते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो आपको नहीं बताते कि आपका इंटरव्यू क्या है, अपनी स्लाइडें बना के रखें, 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उनको फोर्स नहीं करना कि हाँ मैंने इंटरव्यू देना। वो आपसे सिर्फ यही पूछेंगे, आप हमारे स्कूल में क्यों आना चाहते हैं, आपकी ओके। क्या मोटिवेशन है, किस रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीएचडी के बाद आप क्या करना चाहते हैं। यही 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और आपको वो कहेंगे कि हाँ फॉर श्योर आप हमारे स्कूल में आ रहे हो ना, ठीक है ये आ रहा हूँ। उसके बाद वो आपको दूसरे दिन आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, अगर वो आपसे कहते हैं कि हम आपने हमसे कुछ पूछना नहीं क्वेश्चन, तो आप उनको कहते हैं कि भाई मेरा हाँ जी। स्टाइपेंड कितना होगा, मेरी सेविंग कितनी होगी, मेरी पीएचडी कितने अरसे में कंप्लीट है, पीएचडी ये तो एक जनरल क्वेश्चन बनता है, मेरा स्टाइपेंड कितना होगा, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरी अकोमोडेशन। इन क्वेश्चन के ऊपर वो कहेंगे कि ये बंदा जो है सीरियस नहीं, ये सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है। आपने क्वेश्चन पूछने कि आपकी लैब में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, आपके फैसिलिटी सेंटर में कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी हैं, आपके जो स्टूडेंट है वो नॉर्मली कितने साल में ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। हाँ, आप किसी स्पेसिफिक टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं, हाँ जी ये टेक्निक्स आपके पास पड़ी है, ठीक है। अ, इसी तरह ये आयन मोबिलिटी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री अमेरिका में या पूरी दुनिया में बहुत ही कम, कोई 8-10 ग्रुप के पास ही हैं। अब दैट्स सपोज स्टूडेंट इसके ऊपर इंटरेस्टेड है, वो पूछता है कि हाँ भाई आपके पास आईएमएस की फैसिलिटी है या नहीं है, आपके पास सिंक्रोट्रॉन है या नहीं है, आपके पास सिंगल क्रिस्टल एक्सआईडी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि वो बंदे कहें कि यार ये बंदा तो वाकई रिसर्च में इंटरेस्टेड है। अगर आप ये पूछेंगे कि मेरा हाँ भी आपका कोई क्वेश्चन है, हाँ जी मुझे स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता। ये सारी बातें जो है वेबसाइट पे मौजूद हैं कि इनके पास ये वाला इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है या नहीं मिलता, स्टाइपेंड कितना है या नहीं, आपको सेविंग कितनी होती है कितनी होती है, ये आपके कंसर्न है। आपको 2000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप 2000 सारा लगा देते हैं, तो भाई ये उनकी कंसर्न नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर डिसीजन।
तो ओके। ऐसे जेन्युइन क्वेश्चन उनसे पूछने इंटरव्यू में, जिनसे उनको लगे कि हाँ ये कैंडिडेट एक जेन्युइन कैंडिडेट है, ये वही बंदा है जिसने हमारे पास एप्लीकेशन दी थी, इसकी एप्लीकेशन किसी और ने फैब्रिकेट नहीं की थी, ये वाकई ही जेन्युइन कैंडिडेट है। मेरी एप्लीकेशन आपने जो है वो सबमिट की, मुझे पता ही नहीं इंटरव्यू में मैं क्या बताऊंगा, मैं तो यही क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ भी मुझे अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने जेन्युइन क्वेश्चन करने, जो आपने अपनी प्रोफाइल में चीजें लिखी उनसे रेलिवेंट आपने करने हैं। ओके। अच्छा, ओके, आपका एडमिशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद वो आपको एडमिशन नोटिस भेजेंगे, देन I-20 भेजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है सबसे पहले, जिसको कहते हैं DS-160, और बाकी फ़ी वगैरह भी पे करनी पड़ती है। तो एक तो DS-160 फिल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है एक बार, और दूसरी चीज़ ये कि फ़ी वगैरह कितनी होती है, अगर वो बता दें वीज़ा की और अपॉइंटमेंट फ़ी। फ़ी को कि मुझे तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे एग्ज़ैक्ट फ़ी जो है वो इस टाइम याद नहीं कि फ़ी कितनी है, लेकिन मुझे DS-160 का मुझे आइडिया है कि उसमें जो चीज़ें उनसे उन्होंने आपसे पूछी हैं, आपने वो चीज़ें जो है उनको हॉनेस्ट उनके साथ ट्रुथफुली उनको बतानी है। क्योंकि आपका सोशल मीडिया का अकाउंट, आपका नादरा का डेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके सेस में है। आपको वो नादरा का डेटा निकाल के आपको देख सकते हैं कि ये बंदा क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट सब उनको पता है कि क्या हो रहा है। अमेरिका से लिटरली कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो इनसे छुपी है। उनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे जॉब करता है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे वो मैं बताऊँ भी नहीं, मेरे मोबाइल से मुझे बता सकते हैं कि तू फलाँ दिन फलाँ जगह पे काम करने गया था। उनको हर चीज़ का पता है। आपने किसी चीज़ का वहाँ पे झूठ नहीं बोलना कि मैं तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, और पता चले कि इसका तो सोशल मीडिया अकाउंट था। नहीं, उनको पता, उनको ऑलरेडी पता है। आपके ऊपर कोई एफआईआर कटी हुई है, आप कहते हैं मेरे तो बिल्कुल करैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये प्रोफाइल ये DS-160 में चीज़ पूछते नहीं है, लेकिन आप कहीं और ज़रूरत पड़ती है, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन नादरा का जो डेटा है उनके पास ऑलरेडी एसेस में होता है। तो आपने टू बी ऑनेस्ट उसको फिल करना है, कोई इसमें एग्जैगरेशन नहीं करनी, जो चीज़ें आपके पास मिल रही हैं वही आपने वहाँ पे पुट करनी है DS-160 में, और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि स्पॉन्सर आपको कौन कर रहा है और आपने कहाँ पे जाना है। स्पॉन्सर आपको डेफिनेटली आपको आपके PhD स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, फुली फंडेड पे, तो आपको यूनिवर्सिटी कर रही होती है, और आपने यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है, आपने उसी का एड्रेस देना होता है कि यहाँ पे मैंने जाना है, ये उनका कॉन्टैक्ट है, ये उनका एड्रेस है। तो ये क्वेश्चन है जिनका आपने वहाँ पे जो है वो आंसर करना होता है। ओके, और हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपका वीज़ा जो ऑन स्पॉट अप्रूव हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर ऑन स्पॉट अप्रूव नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आपका वीज़ा डाल देते हैं। तो वहाँ पे फिर वो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आपको कहते हैं कि आपने जमा करवाने, जिसमें आपकी सीवी होती है, जिसमें आपका फंडिंग लेटर होता है, जिसमें आपका एडमिशन लेटर होता है, जिसमें आपके पोटेंशियल एडवाइज़र की या पोटेंशियल पीआई की, जिसको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं, उसकी सीवी आपने जमा करवानी होती है। तो उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, 2 महीने से लेके 1 साल उसके ऊपर लग सकता है, लेकिन आम तौर पे 2 महीने से 6 महीने के अंदर जो है वो आपका केस का डिसीजन हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ स्टूडेंट का जो है वो साल भर भी नहीं आता। इस दौरान जो है उन स्टूडेंट की जो एडमिशन कैंसिल, मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, उसका एडमिशन जो है वो बैचलर के बाद डायरेक्ट पीईटी में हुआ, लेकिन उसका जो है कोई 1.5 साल तक उसका 1 साल उन्होंने डेफर कर दिया, फिर उन्होंने 1 सेमेस्टर डेफर किया, लेकिन उसका वीज़ा फिर भी जो है वो ना प्रोसेस हो सका, तो उसके बाद उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन जब ये सिचुएशन बन जाए कि एक काफ़ी टाइम हो गया है, आपका कहीं से जो वो वीज़ा आ नहीं रहा, तो इसका फिर सॉल्यूशन ये होता है कि एज़ अ बैकअप के तौर पे आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करें। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी का I-20 जमा करवाएँ और वहाँ से निकलें। इसका फिर ये सॉल्यूशन होता है। ओके, स्पेशली मैं वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से कुछ जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो वीज़ा कुछ, इंटरव्यू में जो फुली फंडेड पीईटी के होते हैं वीज़े, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आमतौर पे लेकिन वो उस आपसे पूछ एक चीज़ यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा ना, देखिए एक वो क्वेश्चन मेनली वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं जितना 70 टू 80% स्टूडेंट और 90% बोलूँगा, वो एक ही आंसर करते हैं कि एक तो इस यूनिवर्सिटी की जी रैंकिंग अच्छी है, साथ ही दूसरा बोल देंगे कि ये स्टेट ऐसा है, ये स्टेट अच्छी है, या नहीं, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें जो सुपरवाइज़र के। सबसे अहम बात होती है ना, हाँ, हाँ। अमेरिका अमेरिका इतना बड़ा है कि यहाँ पे लिटरली एक हाँ, प्रोफेसर हाँ। था रोड आइलैंड से, यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड, तो वो कहता है कि मुझे एक जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक ली, तो वो कहता है कहाँ से हो? मैंने कहा कि मैं तो रोड आइलैंड से हूँ, तो वो कहता है कि रोड आइलैंड कौन सा मुल्क है? अच्छा। ठीक है, तो
इतना बड़ा अमेरिका है, 50 स्टेट है, तो हर बंदे को पूरी रियासतों के भी नाम याद नहीं होते। तो ये इसका सबसे अहम क्वेश्चन बनता है कि मैं इस रिसर्च ग्रुप के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, या आप इसका क्वेश्चन ये प्रॉपर आंसर बनता है कि मैं इस वाले टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। इसके जो रेलिवेंट पीपल हैं वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में या इस डिपार्टमेंट में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये इसका कोई पायनियर पर्सन है वो इस डिपार्टमेंट में मौजूद है, तो मैं इस वजह से इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं ड्रग डिलीवरी के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, और पायनियर प्रोफेसर जो है वो ये इन्वेंटर ऑफ दिस फील्ड इज वर्किंग इन दिस फील्ड, सो आई वांट टू वर्क इन दिस यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरह का कोई आंसर दें। बाकी उनको पता है कि सारी ये कहानी है कि ये स्टेट ऐसी है, भाई तुझे स्टेट से लेना देना क्या बनता है। तो उन्हें ये बताना है, उनको अपने आप को जेन्युइन स्टूडेंट करना है कि भाई ये वाकई वहाँ पे एक प्रॉब्लम को हल करने जा रहा है। तो बाद में चाहे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन उनको आपने यही बताना है कि इस यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफेसर है, या इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्रुप है, या इसमें ये वाली फैसिलिटीज हैं, ब्रीफली उनको बताना है। उनको नहीं पता कि आईआर जो है वो क्या चीज़ होती है। उनको आप कहें कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आईआर की फैसिलिटी, एनएमआर की फैसिलिटी, भाई वो लोग बैठे हैं और किसी फील्ड के, उनको नहीं पता कि एनएमआर क्या चीज़ होती है। आपने उनको साइंटिफिक आंसर नहीं देने, आपने उनको जेनेरिक आंसर देने, जैसे अगले बंदे को, जिसको हम कहते हैं ले मैन को आपके आंसर की समझ आए कि हाँ ठीक है ये बंदा ये वाला काम करने जा रहा है। हाँ एक ओके। स्टूडेंट कहता है कि मैं वहां पे जो है वो एनर्जी डिवाइसेस पे काम करने जा रहा हूँ, आप उनको अगर ये वाला कहें कि हाँ मैं वहां पे बैटरीज के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, मैं फ्यूल सेल के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, तो उनको पता चलेगा कि हाँ हाँ ये बंदा जो है फ्यूल सेल के ऊपर काम करने जा रहा है। तो ऐसे लफ्ज का, ऐसे वर्ड्स का, ऐसी फ्रेजेस का जो है वो चॉइस करें जिनसे एक ले मैन को पता चले कि जो आपके फील्ड को नहीं जानता, और वो कहे कि अच्छा ये बंदा ये काम करना चाहिए। और यही फार्मूला आपके एसओपी भी अप्लाई होता है कि एसओपी में आपके प्रोफेसर रेलिवेंट नहीं बैठे होते, लेकिन ऐसे करके एसओपी आपने लिखनी होती है कि उनको भी पता चलेगा अच्छा ये बंदा ये काम करना चाहता है। तो यही आपने इंटरव्यू में भी करना है कि ले मैन को आपने समझाना है कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आपने कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी, वो करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा ये बंदा क्या करना चाहिए। डायरेक्ट आपका जो है वो एपी में डाल देंगे, फिर 6 महीने आराम से वेट करें। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंटरव्यू जब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो भी ये अक्सर पूछ रही होती है, और सेकंड ये जब वीजा का एम्बेसी वाले भी पूछते हैं ना कि आफ्टर पीएचडी आपने क्या करना है, तो मेनली स्टूडेंट इसमें आंसर करते हैं हमने बीइंग अ प्रोफेसर जॉब करनी है। तो क्या इसमें कोई समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो मोटिवेट। इसमें इसका बेस्ट आंसर यही बनता है कि मैं जो है वो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं प्रोफेसर, आप कहें कि मैं एक रिसर्चर बनना चाहता हूँ, और मैं नेक्स्ट जो है एक रिसर्चर की और टीम को तैयार करना चाहता हूँ, और साथ में मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ जो कोलेबोरेशन भी करना चाहता हूँ, ताकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट कर पाऊँ, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप जो भी फील्ड एक्सपर्ट बनना चाहे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो आप कहें कि आई आई वांट टू बी अ प्रोफेसर so that I can train the next generation of the scientist or the researcher, and I also intend to collaborate with the industry and academia. तो आप इस तरह के आंसर दें टू सॉल्व दिस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और डिजीज प्रॉब्लम वट एवर यू से। तो आप इस तरह का आंसर दें, चीज़ों को लिंक करें कि मैं ट्रेन भी करना चाहता हूँ, साथ में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस तरह का आंसर दें जिसकी कोई सेंस बनती हो कि हाँ ठीक है, वरना उनको पता है कि पीएचडी के बाद इसने क्या करना है, या तो कहीं किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब करेगा, या जाके एकेडेमिया में लग जाएगा, उनको भी पता होता है। लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि आप अपने अल्फाज से क्या कहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आप कहें कि पीएचडी में केमिस्ट्री कर रहा हूँ, पीएचडी केमिस्ट्री के बाद जो है मैं एक नामवर जो वो सिंगर बनना चाहता हूँ, तो भाई फिर आप उसी म्यूजिक में जाना, फिर केमिस्ट्री में क्यों आ रहे हैं। वो ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये अपने मुंह से बोल के क्या कहता है, बाकी उनको पता होता है कि इसने क्या करना है। हाँ ओके, एडमिशन हो गया, वीजा हो गया, तो इसके बाद अब ट्रैवलिंग का आता है। तो क्या एयर टिकट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं सम टाइम, और ये बिल्कुल भी प्रोवाइड। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपको एयर फेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं, वरना आपको यहाँ पे अपने ही खर्चे पे आना होता है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में, क्योंकि आपका सेशन जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो है ना बोरिंग हो जाएगा। तो हम्म। अगर आप चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर चाहते हैं तो फिर इसको किसी और दिन कर लेते हैं। तो बस ये मैं आपके। यहाँ बस अच्छा यहाँ पे चल। आखिरी, हाँ, बस मेरा भी। आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। तो मुख्तलिफ हम्म। यूनिवर्सिटी जो तकरीबन तकरीबन जितनी मैं यूनिवर्सिटी जानता हूँ, कोई अ, एक मुझे पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का, मुझे पता है कि वो वाले जो हैं वो एयर फेयर आपको बाद में देते हैं, पहले नहीं देते, लेकिन आप जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उस टाइम आपको वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जी आपके जितने ड्यूज़ थे आप ये ले लें। बाकी आपने यहाँ पे सेल्फ अपने
सेल्फ एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे आपने आना होता है टिकट वगैरह करवा के। जैसे यहाँ पे आते हैं तो फिर आपने यहाँ पे अपने कोई स्टूडेंट होते हैं वो वहीं पे बैठ के अपने लिए अकोमोडेशन फाइंड करते हैं। कुछ होते हैं कोई यहाँ पे पहुँच जाते हैं, कोई दोस्त होते हैं, ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को स्कूल को कहते हैं कि हमें 1-2 दिन के लिए जो है वो अकोमोडेट करें और उसके बाद हम जो है वो कर लेंगे, और मुख्तलिफ स्कूल उनको 1-2 दिन के लिए अकोमोडेशन देते भी हैं। तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपने लीज साइन करनी होती है। लीज के लिए भी यही मेरी सजेशन होती है कि जब तक आप एक अपार्टमेंट को जाके पर्सनली तौर पर चेक नहीं करते, आंखें बंद करके यहाँ पे लीज साइन नहीं करनी। यूएसए जैसे मशहूर है ना कि यूएस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इसी तरह यूएसए लैंड ऑफ स्कैमर भी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम है। एक अपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, आपसे कोई पैसे लेके भाग जाएगा। तो आप आए यहाँ पे, आने के बाद अपना जो है वो लीज जहाँ पे साइन करनी है, एक दफ़ा आपने लीज साइन कर ली, इसके बाद आप वहाँ पे रहें या ना रहें, आपने उसके रेंट पे करना है। आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो आप छोड़ेंगे तो आपको लीगली तौर पे वो आपको सू कर देंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको पकड़ लेगी पुलिस आके। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपने लीज साइन करनी है आके। इसके बाद यहाँ पे फिर स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है। तो थोड़े दिनों के बाद ये सारी चीज़ें, जो बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, यहाँ की सिम वगैरह लेनी होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ के आने के बाद बड़े आराम सुकून से हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप पहले जो है वो स्टेज तक, वीज़ा तक पहुँचे, पहले एडमिशन तक फिर वीज़ा तक। यहाँ आने के लिए आपको बहुत से जो है वो लोग गाइड करने के लिए मिल जाएंगे कि हमें जो है इसमें गाइड करें। ओके, आई गेस कि आज के लिए ये सेशन यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच इफ्तिखार भाई, बिजी टाइम यू आर वेलकम। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसके लिए जो है हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जैसे ही फिर आगे हमारा ये इंटरव्यू का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसके ऊपर हम सीज़न स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर हम एक दोबारा से एक सेशन कर लेंगे। और हो सकता है कि उस दिन जो है मैं किसी और कैंडिडेट को भी अपने साथ जो है वो इनवाइट कर लूँ कि आप भी आएँ और अपनी आपको फीडबैक दें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही फिर स्टूडेंट का जो है वो इंटरव्यू का सीज़न स्टार्ट होगा या मुख्तलिफ किस्म की ईमेल्स का, तो उस टाइम हम दोबारा नीड बेस पे उनका जो है वो सेशन दोबारा कर सकते हैं। ओके ओके, तो चलें यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे मैं चलें एंड करता ठीक है। तो बाकी फिर किसी को जहाँ पे आप ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई किसी कंसर्न एंड क्वेश्चन हुए, तो इंशाल्लाह डिपेंडिंग ऑन माय एक्सपीरियंस और जो मेरे पास नॉलेज है उसकी बेस पे हम उनको वहाँ पे भी आंसर देने की जो है वो कोशिश करेंगे। हूँ। ओके ओके, थैंक यू ओके, सो मच। मैं विशिंग करता ऑल द हूँ। बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।